हे गाइस, आई एम गौतम एंड वेलकम टू जीकेमिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। तो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली फॉर आईआईटी जैम में। क्या होता है, हर एक साल एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और ये आइसोमेरिज्म टॉपिक एक मतलब आप क्लास 12 में इसको पढ़ चुके हो, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा डीप में जाना है हम यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रहे हैं, राइट। तो ग्रेजुएशन में पढ़ने के लिए और जैम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होने के लिए हमें इसको थोड़ा सा डीप में जानना है। और एट द सेम टाइम हम थोड़ा क्या करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें करेंगे और अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे वो अच्छे से, ताकि हमें पूरा आइसोमेरिज्म अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और बाद में फ्यूचर में भी हम इसको अप्लाई कर पाए। चलो बक ना करके मैं स्टार्ट करता हूँ अभी आज का आइसोमेरिज्म टॉपिक। तो देखो, लास्ट वीडियो में, ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था, कोई भी एक मेटालिक सिस्टम हो, फॉर एग्जांपल AmAl6 ले लो इन जनरली, ओके, एंड अलोंग विद दैट मान लो एक आयोनाइजेशन एरिया में एक है I2 और लाइक I3, ठीक है। तो इस पार्ट का हमारा ये जो पार्ट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको पार्ट, ये एरिया को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, राइट। और ये जो पार्ट होती है इस पार्ट को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एरिया, राइट। दिस पार्ट, ये जो पार्ट होती है ये पार्ट पार्टिसिपेट करता है प्राइमरी वैलेंसी शो करने में। ये जो पार्ट होता है, ये जो लिगेंड है ना, ये शो करता है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। और ये जो पार्टिकुलर पार्ट, अगर इसको हम तोड़ेंगे पूरे सिस्टम को, देन क्या बनेगा, AmAl6, मान लो वहाँ पे I मतलब आयोनाइजेशन एरिया में है, इसलिए इसको मैंने I लिखा, ओके। तो 3+ एंड 3I- ले लो इस तरीके से। तो ये जो 3I- बना, ये हमारा प्राइमरी वैलेंसी है। दैट मीन्स मेटल का प्राइमरी वैलेंसी क्या है, मेटल का प्राइमरी वैलेंसी क्या है, मेटल का प्राइमरी वैलेंसी जो होगा इसके ऊपर जो आएगा वो, ठीक है, या फिर ओवरऑल जो सिस्टम का प्राइमरी वैलेंसी होगा वो। अब ये जो लिगेंड्स है ना, ये जो लिगेंड्स है, इस लिगेंड नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स जो होते हैं वो कितने हैं, 6। और ये 6 को हम एक और टर्म से डिनोट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस सिस्टम क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हमारा 6, राइट। अभी हमें इस तरीके का जो चीज़ें था हमें ऑलरेडी पता था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब क्या करना है, ये जो एग्जैक्ट सिस्टम है जिसको हम एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। याद है ना, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये जो पूरे सिस्टम है ना, ये जो पूरे सिस्टम है इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये जो पार्ट होती है इस पार्ट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो हमारा बिजनेस ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी को लेकर ही है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को लेकर नहीं। प्राइमरी वैलेंसी ये जो 3 पार्ट है ना, 3I- इसको लेकर नहीं है हमारा काम बस कोऑर्डिनेशन एंटिटी को लेके ही है। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी तो हमें समझ में आ गया, लेकिन कोऑर्डिनेशन एंटिटी किस तरीके का होता है, वो दिखता किस तरीके का है, ठीक है, वो किस किस तरीके से रह सकता है सिस्टम में, दैट इज़ आवर बिजनेस, दैट विल बी आवर बिजनेस, ओके। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो होती है उसका स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने AmAl6 लिया, मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, AmAl6 लिया। लेकिन हो सकता है ना यहाँ पे 6L ना रहे के 4L रहे, L4 रहे, या फिर L5 रहे, या फिर L3 रहे, L2 रहे, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन एक्चुअली में जो एक्चुअल सिस्टम्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स नॉट इज इक्वल टू 2 और 3 इस तरीके का नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में 2 और 3 नहीं होता, क्योंकि वो सिस्टम मैक्सिमम केस में बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं बनता। तो होता क्या है, हमारे केस में नंबर ऑफ लिगेंड्स हमेशा ये होगा कि 4 to 6 इस रेंज में रहेगा। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द केस में, याद रखना, दैट मीन्स 4, 5 और 6। तो जब 4, 5, 6 लिगेंड्स रहेंगे, दैट मीन्स AmAl4 या फिर AmAl5 या फिर AmAl6, तो इस केस के लिए हमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो किस किस तरीके का स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है सिस्टम के लिए, उस स्ट्रक्चर्स को हम आज डिसाइड करेंगे। और वो एक स्ट्रक्चर किस किस तरीके से रह सकता है उसको हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म, जो मैं आ रहा हूँ उसमें। तो हमें इसको स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है। तो स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए हमें एक टर्म की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन का मतलब क्या होती है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन का मतलब होती है ये जो AmAl4 या फिर AmAl5 या फिर AmAl6 है, मतलब जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इस एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी से आता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, CP, क्लियर। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन में हम पूरे सिस्टम के स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे। तो डिफरेंट एग्जाम्पल्स या पॉसिबिलिटी देख लेते हैं किस तरीके का कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन बन सकता है। फर्स्ट मैं लेता हूँ एक इस तरीके का सिस्टम से, ठीक है, L L L L, पता है ना आपको ये क्या है, ये एक टेट्राहेड्रल सिस्टम है,
ये एक टेट्राहेड्रल सिस्टम है। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है, इसमें ये जो एम होती है, एम बीच में रहता है और ये दो ग्रुप सेम प्लेन में, और ये बिलो या अबव में। अगर मैं इसको लिख दूँ डायरेक्टली तो क्या होगा, वो ये जाएगा बिलो और अबव में। मैं लिख देता हूँ उसको, मान लो इसको बिलो में भेज दिया, इसको अबव में भेज दिया। मतलब अगर मैं साइंटिफिकली आपको दिखाऊँ, मान लो ये दो ग्रुप है, ठीक है, ये दो ग्रुप है, तो ये ऊपर है, ऊपर का एल है, ये L1 है, ये L2 है, मान लो ये L3 है, या L4 है। तो L1 जो होता है, L1, इस L1 को ऊपर L2 नीचे, इस तरीके का है। और L3 और L4 किस तरीके, एक रहेगा इस तरीके से मेरी तरफ, दूसरा रहेगा आपकी तरफ, इस तरीके से, इस कैमरा की तरफ, ठीक है। तो ये जो, अगर ये मैं अबव लूँ तो ये हो जाएगा बिलो, या फिर इसको अबव लूँ मैं तो ये हो जाएगा बिलो। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। और हर एक एंगल, इसके L1, L2, L3, L4 और L2, L3, हर एक एंगल यहाँ पे क्या होती है हमारा 109 डिग्री 28 मिनट, ये होता है हमारा एंगल का वैल्यू। तो ये हमारा टेट्राहेड्रल पॉलीहेड्रन बन गया। अब एक और पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, क्या पॉसिबिलिटी है, चलो देख लेते हैं। एक और पॉसिबिलिटी है, मेटल है और चार जो लिगेंड्स होंगे ना वो सेम प्लेन में रहेंगे। अगर इसको हम क्या बोलते हैं, अगर सेम प्लेन में रहेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लानर सिस्टम। स्क्वायर प्लानर सिस्टम, स्क्वायर होगा, एक प्लेन में रहेगा, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी, अगर ML5 रहा तो उसका पॉसिबिलिटी क्या होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में एल एल एल, ऊपर एक एल नीचे एक एल। मतलब एक प्लेन में तीन लिगेंड है और ऊपर एक लिगेंड नीचे एक लिगेंड है। दैट मीन्स ये क्या है हमारा, ये हमारा टी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया, TBP हो गया। चौथा जो केस होगा उसमें क्या करेंगे हम, उसमें करेंगे एम, ओके, सो लेट मी राइट इट लिटिल बिट हियर, ओके। चौथा केस में क्या होगा, एम, चार लिगेंड क्या होंगे, एक प्लेन में रहेंगे, और फिफ्थ लिगेंड कहाँ पे रहेगा, ऊपर। मतलब स्क्वायर पिरामिडल, नॉट प्लानर, स्क्वायर पिरामिडल, ओके। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो होंगे हमारा ये वाला एम। ये हमारा बहुत बिजनेस है इसको लेके, ठीक है, ML6, ओके, ML6। तो इसमें क्या होगा, देखो 6 लिगेंड्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। इसमें से जो 4 लिगेंड्स है, इसमें जो 4 लिगेंड्स है वो एक ही प्लेन में है मेटल के साथ, 4 लिगेंड्स। और उसमें क्या, कितना एंगल है, इसको मैं अगर इस तरीके लिखूँ एम, ठीक है। ये जो 4 लिगेंड है ना, ये प्लेन में जहाँ पे मैंने डॉट डॉट किया, ये जो 4 लिगेंड है, इसमें हर एक लिगेंड के साथ दूसरे एंगल का एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है और 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। एक और एल, तो इस एल से इस एल का एंगल कितना है, वो भी 90 डिग्री है। इस एल से इस एल का एंगल क्या है, वो भी 90 डिग्री है। अगर मैं ऊपर का एल और नीचे का एल का एंगल लूँ, वो क्या है, 180 डिग्री है। दैट मीन्स ये एक प्लेन है और ये एक सिस्टम है, ये ऊपर वाला एल है, नीचे वाला एल है, और इस प्लेन में 1 2 3 4 ये 4 एल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या सिस्टम है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है, ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है, ठीक है। तो इसको लेके ज़्यादा हम मेजरमेंट करेंगे और बाकी सिस्टम्स को भी देखेंगे। तो हमें इसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस तरीके के सिस्टम को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने अभी ड्रॉ किए, सारे स्ट्रक्चर्स मैंने अभी ड्रॉ किए, इस स्ट्रक्चर्स को हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन बोलते हैं। अब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन का डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होती है। मतलब उसका क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होती है, फॉर्मूला सेम होती है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चरल फीचर्स होती है ना, स्ट्रक्चरल फीचर्स वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है, अरे स्ट्रक्चरल फीचर्स किसका है, हमारा क्या किसका है पता है आपको, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो होती है उसका है। अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी का स्ट्रक्चरल फीचर्स डिफरेंट होंगे, देन उसका जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, है ना। तो हमारे ये जो स्ट्रक्चरल फेनोमेना है ना, स्ट्रक्चरल फीचर्स है ना, मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इतना नहीं है बस हम स्ट्रक्चर देखना है, कलर बताना है, ऐसा नहीं है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी इसका एप्लीकेशन बहुत दूर तक है। तो इसको अच्छे से समझ लेना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आइसोमेरिज्म टॉपिक को। तो आइसोमेरिज्म दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइसोमेरिज्म, ओके। आइसोमेरिज्म मतलब क्या होती है, एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम बट उसका डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होना। तो हम किस तरीके का आइसोमेरिज्म डिफाइन करेंगे, बेसिकली हम हमारे यहाँ पे 4 डिफरेंट तरीके का आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में प्रेजेंट है। फर्स्ट जो होंगे हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकंड जो होंगे स्पिन आइसोमेरिज्म, दैट डिपेंड अपॉन स्पिन। थर्ड जो तरीके होंगे वो होंगे हमारा स्ट्रियो आइसोमेरिज्म, ओके। फोर्थ जो होंगे हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो ये 4 तरीके का आइसोमेरिज्म हो चुका है।
अब इस 4 तरीके के आइसोमेरिज्म में से हम इसको और इसको डीप में नहीं पढ़ेंगे। इसको मैं अभी बता देता हूँ। स्पिन का जो आइसोमेरिज्म होगा वो हमारा होगा क्या, हाई स्पिन और लो स्पिन वाला आइसोमेरिज्म। हाई स्पिन लो स्पिन क्या है वो मैं आपको अगले वीडियोस में, फॉरवर्ड जो वीडियोस आएंगे CFT को और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर, उसमें मैं समझा दूंगा हाई स्पिन लो स्पिन क्या होती है। और जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होती है वो हम एक एग्जांपल लेके एकदम लास्ट में पढ़ेंगे। तो हमारा स्पेशल फोकस रहेगा इस 2 टाइप का आइसोमेरिज्म पे। फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है। ठीक है, तो डिफरेंट तरीके का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। हर एक को मैं समझाऊंगा, पहले बता दूं क्या क्या होती है। फर्स्ट क्या होती है, आयोनाइजेशन। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो भी मैं आपको बताऊंगा। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म सेकंड केस में जो होती है, सेकंड केस में हमारा मिल जाता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। थर्ड केस में जो मिलता है वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फोर्थ केस में जो हमें मिलता है लिगैंड आइसोमेरिज्म। फिफ्थ केस में जो हमें मिलता है वो हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म। सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत। और लास्ट में जो है ओके स्पेलिंग गलत हो गया, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म हो गया। अब इसमें भी हमें एक और 2 अलग अलग आइसोमेरिज्म देखने को एक्स्ट्रा मिलता है, एक्स्ट्रा आइसोमेरिज्म बोल सकते हो आप। ठीक है, जो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज ए कंप्लीट पैकेज देना है मुझे आपको, तो बता देता हूँ बस। और लास्ट में बस बता दूंगा एक लाइन में कि क्या होती है ये समेशन। ये सुना नहीं होगा आपने, समेशन आइसोमेरिज्म। और ये वैलेंस, ये सुन भी सकते हो आप। ठीक है, वैलेंस आइसोमेरिज्म। तो ये 8 तरीके का जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। एट लास्ट हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे, जिसमें आएगा हमारा 2, एक आएगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा आएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होती है, उसमें जियोमेट्री को देखा जाता है, मतलब हम सीस और ट्रांस को देखेंगे। बेसिकली जियोमेट्री को देखा जाता है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होती है, सीस और ट्रांस, इन दोनों को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस सीस और ट्रांस ही होगा, जियोमेट्री हम डिसाइड करेंगे, और भी हो सकता है कुछ नाम। ठीक है, तो हम उसमें उसको डिस्कस करेंगे जब उसमें हम आएंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम ये ढूंढते हैं वो सिस्टम ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या है और उसके कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स किस तरीके का मिलेंगे, कितने मिलेंगे, वो हमें देखना है। चलो हो गया, तो ये हमारा पूरा टेबल हमने बना लिया। अब एक एक करके आयोनाइजेशन स्टार्ट करेंगे, फिर हाइड्रेट, कोऑर्डिनेशन और सो ऑन एंड सो फोर्थ, सारे डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहले मैं बता दूं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सो व्हाट अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब होता है एक सिस्टम होगा। ठीक है, एक सिस्टम होगा, एक कोई भी कोऑर्डिनेशन सिस्टम होगा। उस सिस्टम में मान लो ML6 है। ठीक है, उस पार्टिकुलर सिस्टम में सिंपली अगर लूँ ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो उस पार्टिकुलर सिस्टम में ये जो लिगैंड्स होंगे ना या फिर मेटल्स होंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट तरीके का हो सकता है। लिगैंड्स और मेटल का डिस्ट्रीब्यूशन, लिगैंड और मेटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगैंड एंड मेटल कैन बी डिफरेंट। ओके, इसके ऊपर बेस करके हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिफाइन करेंगे। चलो एक एक करके देखते हैं, फिर हमें और एक चीज़ समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होंगे उसमें आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन उसके स्ट्रक्चरल फीचर्स अलग है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, इस तरीके का होता है। तो उसमें फर्स्ट जो काइंड का आइसोमेरिज्म आता है वो हमारा आता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, पहले एग्जांपल देता हूँ, फिर समझाने में आसानी होगी। एग्जांपल ये होगा COBr NH3 and here it is SO4. Another example COSO4 NH3 Br। तो इसमें आयोनाइजेशन, दैट मीन ये आइसोमेरिज्म तब देखा जाएगा जब सिस्टम आयोनाइज होगा। चलो देख लेते हैं, आयोनाइज कर लेते इसको। देखो अगर मैं इसको आयोनाइज करूँ तो क्या बनेगा, COBr NH3 दिस इज प्लस एंड 2 प्लस, एंड इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या रहेगा, SO4 2 माइनस, डन। इसको अगर मैं आयोनाइज करूँ तो क्या बनेगा, COSO4 NH3 ओवरऑल प्लस, एंड इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए Br माइनस, ये रहेगा। तो इन दोनों सिस्टम में हमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को देखना। देखो
इसका कोऑर्डिनेशन एंटिटी अलग है, इसका कोऑर्डिनेशन एंटिटी अलग है, लेकिन ये जो पहले का सिस्टम है पूरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो तो सेम ही है, दिस इज सेम। तो इसका सेम का मतलब है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है, ठीक है। सेम का मतलब होता है क्या, इसका क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब नंबर ऑफ एटम्स आयंस और ग्रुप्स सेम है, ठीक है। देखो यहाँ पे बी आर एक है, सो मतलब डिफरेंशिएट कहाँ पे हो रहा है, देखो सारे ग्रुप्स नंबर्स एटम सेम है, बस यहाँ पे बी आर का पोजीशन कहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है और SO4 आयोनाइजेशन एरिया में है, और यहाँ पे SO4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, BR आयोनाइजेशन एरिया में है। तो ये सिस्टम जब आयोनाइज होगा, देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला तो सेम है, जब आयोनाइज होगा ये सिस्टम तब इसका कोरिस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनेगा वो भी डिफरेंट बनेगा। तो इस तरीके से ये अलग बन रहा है, लेकिन ये जो दो सिस्टम को हम देखेंगे इसको एक दूसरे का हम क्या बोलेंगे, दीज आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स, ये एक दूसरे का आयोनाइजेशन आइसोमर्स है, क्लियर। क्योंकि आयोनाइज होते वक्त इसका डिफरेंट कोऑर्डिनेशन एंटिटी मिल रहा है, अदरवाइज इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो सेम है। और इसी के कारण क्या होता है, ये मैंने क्या बोला, इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होता है। इसी के कारण जो फर्स्ट आइसोमर होता है इसका कलर क्या होता है हमारा, इसका कलर होता है वायोलेट, फर्स्ट आइसोमर का कलर वायलेट होता है और सेकेंड आइसोमर का कलर क्या होता है हमारा रेड। तो ये देखो क्या होगा, इसका जो आइसोमेरिज्म की वजह से, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या, SO4 आ गया अंदर, BR चला गया बाहर, जब ये होगा तो ये फॉर्म होगा। तो आइसोमेराइजेशन जब भी होगा इसका कोरिस्पॉन्डिंग केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गया ना, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गया ना। जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो कौन सा पार्ट करेगा, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी वाला करेगा, तो ये तो डिफरेंट है, ठीक है। ये दोनों मतलब आइसोमर है बट ये दोनों तो डिफरेंट है, तो एज दे आर डिफरेंट तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की वजह से कोऑर्डिनेशन जो एंटिटी होती है वो चेंज हो जाती है, और अगर नहीं भी होती है चेंज तो ये जो पेरेंट मॉलिक्यूल रहती है उसका कलर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो हाइड्रेट नाम से आपको सुना, आपको लग रहा है ना, हाइड्रेट मतलब हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, वाटर कनेक्टेड है कहीं ना कहीं पे। तो वाटर से आइसोमराइजेशन किस तरीके से होता है वो हमें देखना है। तो वाटर, जिसमें वाटर इन्वॉल्व होगा, तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, एग्जाम्पल लेना है। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, COH2O6 Cl2, ओके, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने। दूसरा एग्जाम्पल लूँगा COH2O5, एक Cl को अंदर ले लूँगा, एक H2O को बाहर भेज दूंगा, Cl.H2O कर दिया मैंने, देखो एक H2O को बाहर भेज दिया। तीसरा COH2O4, दो Cl को अंदर ले लूँगा और क्या करूँगा मैं, एक Cl क्या होगा, या दो H2O को बाहर भेज दूंगा मैं। ओके, चलो यहाँ पे क्या करता हूँ, Cl2 ना लेके क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं Cl3 ले लेता हूँ, यहाँ पे Cl2 रहेगा, फिर यहाँ पे क्या रहेगा, Cl.H2O, डन। तो ये जो तीनों सिस्टम है, देखो इसमें मैं कुछ तोड़ूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा। इसमें देखो जो वाटर है ना, इसका जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी वाला पार्ट है, थर्ड ब्रैकेट का जो पार्ट है वो है, इसमें ये है और इसमें कोरिस्पॉन्डिंग ये है, ठीक है। तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, देखो ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखोगे सबका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है। डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे वाटर अंदर है, 6 वाटर अंदर, यहाँ पे 5 वाटर अंदर है, एक वाटर कहाँ चला गया, प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेशन एरिया में चला गया। ये जो है ये दो H2O मॉलिक्यूल कहा गया, आयोनाइजेशन एरिया में चला गया, ठीक है। तो ये जो होती है, देखो इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला एज सेम है, लेकिन इसका कोरिस्पॉन्डिंग रीअरेंजमेंट अलग है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इसमें एक H2O बाहर जा रहा है, एक Cl अंदर आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इससे दो H2O बाहर जा रहा है और दो Cl अंदर आ रहा है, ताकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बने रहे पहले स्ट्रक्चर की तरह, ठीक है। तो इस तरीके का जो आइसोमर्स होते हैं, इससे क्या होता है, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी चेंज हो जाती है। किस तरीके से, फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ मैं। ये जो कलर होती है फर्स्ट का, इसका कलर हो जाता है वायोलेट, इसका कलर हमें एक्सपेरिमेंटली जो मिलता है वो वायोलेट। इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू ग्रीन, ठीक है। और तीसरे का जो कलर होता है वो हमें मिलता है डार्क ग्रीन। तो ये कलर्स डिफरेंट मिल रहा है, दैट मीन्स ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगा ना, इसका प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और अगर ये सारे कोऑर्डिनेशन एंटिटी अलग है, ठीक है, दैट मीन्स उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगा। इस तरीके से हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की वजह से भी उसमें सिस्टम का प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है, ठीक है। ये हमारा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व रहेगा आइसोमराइजेशन में। तीसरा थर्ड टाइप का जो आइसोमराइजेशन होगा वो होगा हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन
हमारा होगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दो तरीके का होता है, एक डिपेंड करता है मेटल के ऊपर, दूसरे डिपेंड करता है लिगैंड के ऊपर। तो फर्स्ट मेटल का दिखाता हूँ मैं, तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ पहले PTNH3 ठीक है, और दूसरा PDCl4। ये एक सिस्टम है, एक कोऑर्डिनेशन, दो सिस्टम एक साथ कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन ये पूरा एक ही मान लेना, एक ही कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। क्यों, देखो अगर मान लो PTNH3 के ऊपर यहाँ पे 2+ है और इसके ऊपर 2- है, मान लो, ठीक है, तो 2+ और 2- एक दूसरे को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसलिए दोनों सिस्टम एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक साथ जुड़ के रहेगा। तो ये ओवरऑल क्या है, एक ही सिस्टम है, ठीक है। तो मैं इसको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म किस तरह बोला जाता है, ठीक है, तो नाम है इसका, वो क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ये, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स एक साथ जुड़ गया है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करता है। अब किस तरीके से करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या करना है मुझे, ओके डन, सॉरी, पैलाडियम इट विल बी NH3 एंड इट विल बी प्लैटिनम इट विल बी Cl4। ओके, तो look at these two structures carefully, listen. Here it is platinum which is connected to ammonia, here it is palladium connected to Cl, here it is palladium which is connected to ammonia, here it is platinum which is connected to chlorine Cl। that means platinum क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और पैलाडियम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, और इस शिफ्टिंग के कारण ये दोनों एक दूसरे का क्या बन जाता है, देखो ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर। ऐसा मत सोचना कि ये 1 2 3 4 स्ट्रक्चर, नो, ये एक स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर, तो एक दूसरे का बन जाता है, ये एक दूसरे का पेयर ऑफ आइसोमर्स। और ये आइसोमर किस तरीके का, कोऑर्डिनेटिंग आइसोमर होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर होता है, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन आइसोमर होता है। और इसमें क्या होता है, मेटल का जो होता है, मेटल का इंटरचेंज होती है, ठीक है, मेटल का इंटरचेंज होती है, याद रखना इसको, मेटल का इंटरचेंज बोला जाता है। अब लिगैंड में क्या होगा, जब लिगैंड का इंटरचेंज होगा, अब किस तरीके से होगा वो देखना है हमें, लिगैंड का इंटरचेंज क्या होगा। लिगैंड का इंटरचेंज होने के लिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके सेम सिमिलर तरीके का। चलो, कोऑर्डिनेशन तो होना ही है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में, ठीक है, पैलाडियम सॉरी इट विल बी प्लैटिनम 2+ NH3 ठीक है, and at the same time platinum Cl6, okay, this will be 4+, and this another one will be platinum 4 NH3 Cl2, and here it will be platinum 2 Cl4। so look at these two structures carefully। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो 6 Cl थे, फर्स्ट सिस्टम कॉमन ले लो, पहले वाला सिस्टम है, इसमें क्या हो रहा है 6 Cl था और इसका कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट था प्लैटिनम का +4। ओके डन। अब इसमें 2 Cl क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, जब हो रहा है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, एट द सेम टाइम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ रहा है। पहले क्या था, इस प्लैटिनम का 4 था, यहाँ पे क्या हुआ, अब प्लैटिनम का 6 हो गया, और ऑक्सीडेशन स्टेट 2 था, ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हो गया, +4 हो गया, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट गिर गया, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पहले 6 था और 4 हो चुका है। मतलब यहाँ से लिगैंड शिफ्टिंग हो रहा है, मतलब लिगैंड का इंटरचेंज हो रहा है यहाँ पे सिस्टम में, ठीक है। जब इस तरीके का लिगैंड का इंटरचेंजिंग होगा तो फिर क्या बोलेंगे, उसको हम लिगैंड डिपेंडेंट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये भी एक तरीके का एक दूसरे का क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है एक दूसरे का। डन। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है। अगला एग्जाम्पल क्या आता है, अगला एग्जाम्पल आता है हमारा लिगैंड आइसोमेरिज्म। लिगैंड आइसोमेरिज्म मतलब क्या होगा, लिगैंड डिपेंडेंट आइसोमेरिज्म होगा। अब मुझे बताओ आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम बट उसका स्ट्रक्चरल फीचर्स और केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, राइट। तो लिगैंड का स्ट्रक्चरल फीचर सेम होगा या फिर लिगैंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होगा और उस एम्पिरिकल फॉर्मूला से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें मिलेंगे। चलो उस तरीके का लिगैंड देख लेते हैं। चलो मैं मोनोडेंटेड लिगैंड लेके काम करता हूँ, ठीक है, मोनोडेंटेड लिगैंड, ठीक है। बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड बहुत प्रेजेंट है, मोनो और बाई, चलो बाई भी दिखा दूंगा मैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाई भी दिखा दूंगा, सॉरी दैट विल बी बाई भी दिखा दूंगा मैं। जो मोनोडेंटेड लिगैंड क्या होगा, मान लो इस तरीके का एक लिगैंड है जिसमें एक ही डेंसिटी है, ये इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, इसको देखो दोनों का अगर नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन निकालोगे सेम आएंगे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, अगर लिखना है तो लिख के टेस्ट कर सकते हो, सेम आएंगे नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। तो सबका डेंसिटी क्या है, 1 है। अब इन तीनों का स्ट्रक्चर तो अलग है, तब ये मान लो किसी भी एक मेटल के साथ, किसी भी एक मेटल प्रेजेंट है Mn+, उस मेटल के साथ ये कनेक्टेड है, एक आइसोमर मिल गया हमें, ये कनेक्टेड है, एक आइसोमर मिला, एक ये कनेक्टेड है, एक आइसोमर मिला, मतलब ये तीनों आइसोमर मिल रहा है। देखो इन तीनों में क्या हो रहा है, जो लिगैंड है वो लिगैंड तो अलग है बट वो तीनों लिगैंड एक दूसरे का आइसोमर है।
ये और ये क्या है, एक दूसरे का स्ट्रक्चरल आइसोमर है, क्योंकि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है, बस स्ट्रक्चर अलग है, क्योंकि इसीलिए ये तीनों एक दूसरे का स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अब जब लिगैंड एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर है तो कोरस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनेगा, वो भी एक दूसरे का क्या होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा, राइट। So that's why these three are ligand isomerism. These three shows ligand isomerism. इस तरीके का जो मोनोडेंटेड लिगैंड होती है जिनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है, बट उसका कोऑर्डिनेशन एम्पिरिकल फार्मूला सेम होने के बावजूद भी उसका जो स्ट्रक्चरल फीचर्स अलग होती है, उससे एक दूसरे का जो जिस तरीके से एक दूसरे का वो आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है, उस तरीके से हमें उसका लिगैंड आइसोमेरिज्म मिलता है, क्योंकि ये लिगैंड का स्ट्रक्चर अलग हो गया, इसलिए आइसोमर भी बन गया कोरस्पॉन्डिंगली, ठीक है। तो ये 1 2 3 ये तीनों क्या हो गया, एक दूसरे का, एक तीसरे का, ऑफकोर्स एक दूसरे का, और कोरस्पॉन्डिंगली दे विल बी देयर कोरस्पॉन्डिंग लिगैंड आइसोमेरिज्म, क्लियर। अब अगर मैं बाइडेंटेड लिगैंड लूँ तो किस तरीके से लूँगा मैं, चलो एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। इसमें क्या करूँगा मैं, इस तरीके का एग्जाम्पल लेता हूँ, NH2, यहाँ पे एक NH2, तो कहाँ से डोनेट होगा, यहाँ पे एक डोनेट होगा, यहाँ पे एक डोनेट होगा। इनमें से मैं क्या करूँगा, एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा। अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँ तो उसको देखो, इसमें भी सेम, दोनों का नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब कुछ निकालो, सेम मिलेंगे। तो देखो इनका स्ट्रक्चर अलग है, और एट द सेम टाइम अगर ये दोनों सेम मेटल आयन को कभी दोनों एक दूसरे को मेटल आयन को लेके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, देन क्या होगा, एज दे आर, ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स है, बट इनका नंबर ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है, बट नंबर ऑफ द स्ट्रक्चर्स विल बी डिफरेंट। सो एज द स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, सो देयर आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो इनकी वजह से कोरस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो भी स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा, और ये बेस्ड अपन लिगैंड है तो ये हमारा हो गया लिगैंड आइसोमर, ओके। तो हो गया लिगैंड आइसोमराइजेशन पूरा कंप्लीट। अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल में, नंबर 5 में आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। नंबर 5 में आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होती है, लिंकेज आइसोमेरिज्म बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है। उसमें क्या होता है, देखो नोट करना, लिंकेज आइसोमेरिज्म में मान लो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, AnO2 माइनस, ओके, और इसको मैं अगर इस तरीके से लिखूँ, AnO2 माइनस, देन Cn माइनस, देन S2, ओके, C2 S2O3 2 माइनस, ठीक है, SO3 2 माइनस, देन SCN माइनस। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, आपको लास्ट दिन मैंने एक टर्म बताया था लिगैंड केमिस्ट्री में, वो क्या था, एम्बिडेंट लिगैंड का, एम्बिडेंट लिगैंड मतलब जिनका एक लिगैंड होंगे, जिनका मल्टीपल डोनर साइट रहेगा, लेकिन एट ए टाइम वो एक ही डोनर साइट से डोनेट कर पाएगा, एट ए टाइम एक ही डोनर साइट डोनेट कर पाएगा। तो मैंने क्या किया था, HCN एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, और इसको तोड़ के मैंने क्या बोला था, C माइनस और ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, तो ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है। तो एट ए टाइम क्या होगा, एट ए टाइम क्या होगा, एक ही डोनेट करेगा, 1 डोनेट्स, ओके, एक ही डोनेट करेगा ओनली, या तो कार्बन या तो नाइट्रोजन, ओके, दोनों एक साथ नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं आज क्या करूँगा, ये पार्टिकुलर लिगैंड को लेके मैं क्या करूँगा, आपको दिखाऊंगा कि लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो जब कार्बन से, देखो अगर मान लो एक सिस्टम में वो कार्बन से अटैच्ड हो रहा है उस सिस्टम के साथ, और दूसरे सिस्टम में सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला है, लेकिन डिफरेंस इतना ही है, वो नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड हो रहा है ये लिगैंड, तो क्या होगा, दोनों का तो CN ही है, बट एक बार कार्बन से अटैच्ड हो रहा है, एक बार नाइट्रोजन से अटैच्ड हो रहा है, मतलब बाकी स्ट्रक्चर पूरा सेम है, बाकी प्रॉपर्टीज पूरा सेम है, सब कुछ सेम है, एक बार कार्बन एक बार नाइट्रोजन, अटैचिंग मतलब जो अटैक हो रहा है मेटल पे वो डिफरेंट एटम से हो रहा है, दैट मीन्स दे कैन बी स्ट्रक्चरल आइसोमर, ओके ना। तो चलो एग्जांपल लेते हैं हम इस पार्टिकुलर सिस्टम को लेके। तो NO2 किस तरीके का दिखता है, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, तो एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, दूसरा ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों डोनर साइट हो सकता है। दैट मीन्स ये ग्रुप NO2 रूप में भी रह सकता है या फिर ONO रूप में रह सकता है। ONO मतलब क्या, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, NO2 मतलब नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन मतलब ये, नाइट्रोजन मतलब ये वाला। चलो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग एग्जांपल्स होंगे वो हम देख लेते हैं। उसके एग्जांपल्स बहुत ईजी है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मान लो इस तरीके का एग्जाम्पल, CO NH3 होल 5 NO2 लाइक दैट Cl2, और एक और स्ट्रक्चर जो होगा CO NH3 होल 5 ONO, देखो ONO डिफरेंस, देखो ONO Cl2। तो इसमें क्या है डिफरेंस, बस डिफरेंस यही है ना कि ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें NO2 मतलब N अटैक कर रहा है, दूसरे में ONO अटैक कर रहा है, लेकिन बाकी एम्पिरिकल फॉर्मूला तो सेम है, दैट्स व्हाई दे आर लिंकेज आइसोमर, क्योंकि इनका लिंकेज डिफरेंट है। ये NO2 और ONO ये एम्बिडेंट लिगैंड है ये, इसलिए, राइट। तो क्या होता है, ये दोनों हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं पता है, इन दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, एक से दूसरा फॉर्म कर सकते हैं बाई द अप्लाइंग ऑफ लाइट,
अगर हम लाइट का फोटोन अप्लाई करें देन क्या होता है, ये दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, NO2 ONO बन जाता है, और ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। ठीक है, ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है जिसके थ्रू हम NO2 से ONO कन्वर्ट कर सकते हैं। तो याद रख लेना, बस इतना ही और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, हो गया हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आ रहा है हमारा पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म जो इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन मैं आपको बस कंप्लीट पैकेज देने के लिए आपको बता रहा हूँ, सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो देखो इसमें क्या होती है पॉलीमराइजेशन में, इसमें बस सिंपल चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि एक मोनोमर होना हमेशा एक मोनोमर रहता है, और जब वो मोनोमर यूनिट मल्टीप्लाई होता है ना इस तरीके से, वो क्या बन जाता है हमारा पॉलीमर। तो ये था हमारा पहले एक मोनोमर, अब बन गया क्या, अब बन गया हमारा पॉलीमर, राइट। अब मोनोमर से पॉलीमर इस तरीके से बन रहा है। एट द सेम टाइम अगर हम ऐसा कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन एंटिटी ले जो बार बार मल्टीप्लाई होता रहेगा और कोरस्पॉन्डिंग जो पॉलीमर्स होंगे बनाता रहेगा, ठीक है। लेकिन पॉलीमराइजेशन में अगर एक से मल्टीप्लाई हो रहा है बहुत सारे, लेकिन हम किस तरीके से बोलेंगे उनके एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है, बताओ नहीं बोल सकते ना, उसमें नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ ग्रुप्स इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा हटके है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म कि इसमें हम नंबर ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं देखते, क्या करते हैं बेसिक जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होती है वो सेम है कि नहीं वो देखते हैं हम। जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है ना, वो बेसिक जो मोनोमर है वो सेम है कि नहीं जो पॉलीमर मिलता है उसके साथ, ठीक है। अगर वो सेम है तो हम उसको कोरस्पॉन्डिंग पॉलीमराइजेशन मोनोमर और पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म शो कर रहा है, या फिर पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स बोल सकते हैं। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इस तरीके का लूंगा मैं, ओके। एग्जांपल में ओके सॉरी अबाउट दैट। चलो एग्जांपल होगा हमारा ये वाला, प्लैटिनम Cl2 NH3 होल ट्वाइस। तो ये मान लो एक मोनोमर है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके का, प्लैटिनम NH3 होल 4, ओके, देन प्लैटिनम Cl4। इसमें क्या हो रहा है, देखो ये एक मोनोमर है जिसमें प्लैटिनम एक था और Cl2 दो था और NH3 दो था। अगर ये मोनोमर फिर से एक और मोनोमर के साथ कुछ किया, अटैच किया, क्या होगा देखो, अगर ये दोनों मिल गया देखो क्या होगा। फिर यहाँ पे कितने एटम्स है, यहाँ पे दो प्लैटिनम एटम से दो प्लैटिनम एलिमेंट है, तो ये एक प्लैटिनम दो प्लैटिनम, ये कोऑर्डिनेशन टाइप का सिस्टम फॉर्म कर रहा है। लेकिन ये एक्चुअली में पहले ये है, दूसरे में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ग्रुप्स इंक्रीज हो रहा है। मतलब इसका क्या है, बेसिक जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो सेम है, बट बाकी चीजें सेम नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स ग्रुप सेम नहीं है, बस बेसिक जो मोनोमर यूनिट है वो सेम है। तो पॉलीमराइजेशन होगा तो नंबर तो चेंज होगा ही। तो देखो यहाँ पे PT Cl2 NH3 होल ट्वाइस है, यहाँ पे NH3 होल 4 है। मतलब ये देखो ये PT हो गया, क्या क्या इसने दो NH3 को अटैक किया और इससे और दो NH3 को ले लिया। अब दूसरा जो PT था ये दो Cl था और बाकी Cl को ले लिया, मतलब दोनों अलग अलग होके कोरिस्पॉन्डिंग चीजें बना रहा है। लेकिन देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये हमें मिलेंगे ना नंबर। तो इस तरीके से पॉलीमराइजेशन जो आइसोमर्स होते हैं वो काम करता है, ठीक है। आपको समझ में आ गई होंगी ये बात। तो ये था हमारा टोटल पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। अब हम आ जाते हैं किसमें, नेक्स्ट आइसोमरिज्म में, दैट इज अबाउट, मैंने आपको बोला था कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊंगा, वो हमारा होगा नंबर 7 पे समेशन आइसोमरिज्म। तो समेशन मतलब क्या, एडिशन टाइप का लग रहा है ना कुछ, देयर इज सम काइंड ऑफ एडिशन इन द ओवर हियर। तो समेशन आइसोमरिज्म में क्या होता है, मैं दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। ये हो गया एक, दूसरा स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। डिफरेंस देखो, डिफरेंस नोट करने की कोशिश करो, कहाँ कहाँ पे मैंने डिफरेंस दिखाया आपको या फिर दिखा रहा हूँ, खुद से समझने की कोशिश करो एक बार। देखो बहुत इजी है, कुछ नहीं है आइसोमरिज्म में। देखो इसमें क्या होती है, डिफरेंस देखो, डिफरेंस में दिखा रहा हूँ आपको, डिफरेंस Cl है यहाँ पे Br है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये Br आ रहा है Cl पे और ये Cl जा रहा है Br के पास। अगर ये जाएगा तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे Br आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा। तो दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला तो सेम है, ये क्लियर है, हर बाकी चीज सेम है। बस क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ग्रुप से जो एटम्स है वो क्या कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो ओवरऑल जो सिस्टम का समेशन था, ओवरऑल जो सिस्टम था वो तो एटलीस्ट सेम है। तो जो अगर इस तरीके का कुछ चीजें हो रही है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर ही एक एटम दूसरे एटम का पोजीशन ले रहा है और दूसरा पहले वाले एटम के पास आ रहा है, देन हम इस तरीके का जो आइसोमरिज्म होता है उसको हम बोलते हैं समेशन आइसोमरिज्म, राइट। SI डन। अब लास्ट वाला जो है, जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको समझना है बस एक लाइन में, जो होता है हमारा क्या ना, वैलेंस आइसोमरिज्म। तो वैलेंस आइसोमरिज्म में क्या होती है, चलो देख लेते हैं।
इसमें क्या होती है, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है ना, हमारा जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है CE होती है, उसका जो चार्ज होता है वो होता है डिफरेंट। चार्ज होता है वो होता है डिफरेंट। देखो ये इस पॉइंट से समझो। इस एग्जाम्पल से अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो इसके ऊपर ये NO2 को हटा दूंगा तो क्या बनेगा 2+, क्योंकि NO3 माइनस होता है तो 2 NO3 के लिए 2 माइनस, दैट मीन्स यहाँ पे 2+ क्रिएट होगा, यहाँ पे भी ये होगा 2+ क्रिएट होगा, तो 2+2+, दैट मीन्स चार्ज सेम है। तो ये हम बैलेंस आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं या नहीं बोल सकते। बैलेंस आइसोमेरिज्म शो करने के लिए दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला तो सेम होना ही है, एट द सेम टाइम इसका जो चार्जेस होंगे वो भी अलग अलग होना चाहिए। तो उसके लिए मैं कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, ठीक है, बट दैट वुड बी क्वाइट ईजी, दैट वुड बी लाइक दैट। बट स्ट्रक्चर को कॉम्प्लिकेटेड मत समझो, बस समझो कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। मेरे साथ लिख रही हो ना, बिना लिखे लेकिन प्रॉब्लम हो जाएंगी, ठीक है, समझ नहीं पाओगे। ये एक स्ट्रक्चर हो गया हमारा, और इसको मैं इस तरीके से रखता हूँ X4। दो स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूँ En होल ट्वाइस CO En होल ट्वाइस NH डॉट HX। ओके, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दी मैंने, यहाँ पे X4 नहीं X2 होगा, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, थर्ड ब्रैकेट में रख दिया, और यहाँ पे X रख दिया, डन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सारे चीज़ें मत देखो, ये चीज़ें मत देखो, बस यहाँ पे फोकस करो और यहाँ पे फोकस करो। तो इसके लिए इसके ऊपर इस X मतलब मान लो क्या है, X मतलब क्या है, X ये जो X है ये क्या है, X मतलब ये X क्या है, हेलोजन है। तो हेलोजन क्या है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस क्रिएट करता है। अब जब हर एक हेलोजन माइनस माइनस क्रिएट करेगा, दैट मीन्स इसके ऊपर क्या आएगा 2+ क्रिएट होगा, और इसके ऊपर क्या होगा बस प्लस क्रिएट होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, दोनों का जो चार्ज है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का जो चार्ज है ना वो डिफरेंट है, लेकिन दोनों का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो सेम है। किस तरीके से काम कर रहा है, देखो यहाँ पे Na2 था पहले, अब क्या होगा Na2 से एक हाइड्रोजन, ये X माइनस ये X2 है ना, उसमें से X माइनस एक खा लेगा, और H+ और X माइनस खा के क्या बन के क्या बनेगा HX बनेगा, और वही X इसके पास आके ऐसे बैठे रहेगा चुपचाप। तो अगर इस तरीके से बैठे रह रहा है तो यहाँ पे एक H हट गया, एक X हट गया, यहाँ पे एक H हट गया, अगर यहाँ से एक H हट गया दैट मीन्स यहाँ पे X बन गया, तो X जब बनेगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, एक ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, जहाँ पे पहले 2 था, तो 2+, 1+, दैट दीज आर लाइक बैलेंस आइसोमेरिज्म। तो ये हो गया हमारा टोटली जो जियोमेट्रिकल टोटली जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था हमारे पास, वो हमारा क्लियर हो चुके हैं। चलो देख लेते हैं क्या था स्ट्रक्चरल टोटल कहा गया यार। तो टोटली हमारा जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था ये पूरा हमने क्लियर कर लिए है। स्पिन का बोल दिया मैंने, अभी हाई स्पिन लो स्पिन जो CFT में हम पढ़ेंगे, कॉन्फर्मेशन एकदम लास्ट में हम बताएंगे, तो उसका छोड़ो। अभी आ जाओ इस जियो आइसोमेरिज्म में जो होता है जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो पहले जियोमेट्रिकल को डिस्कस कर लेते हैं, पहले हम किसको डिस्कस कर लेते हैं, जियोमेट्रिकल को। तो पहले हम डिस्कस करेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, जियोमेट्रिकल जिसमें क्या होती है सीज और ट्रांस बेसिकली होती है, लेकिन अदर स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, अदर स्ट्रक्चर्स भी पॉसिबल है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, ठीक है। तो जैसे कि पहले ही मैंने बोला था आइसोमेरिज्म कितने नंबर सब कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए होता है, 2 और 3 के लिए होता है क्या, नहीं होता, नॉट पॉसिबल, इसके लिए पॉसिबल होता नहीं है। तो मिनिमम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए हमारा 4 to 6 में, इस रेंज में रहना चाहिए। फेमस मतलब मैक्सिमम केस में यही रहता है 4 to 6। तो 4 to 6 मतलब क्या 4, 5 and 6, 5 को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे फिलहाल, 5 को एक्सक्लूड कर देंगे। तो हम स्पेशली 4 और 6 को डिस्कस करेंगे, आवर डिस्कशन 4 और 6 को हम डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने के लिए हमें एग्जैक्टली क्या करना है, हमें एग्जैक्टली 4 को और 6 को अलग अलग केस में डिवाइड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, चलो 4 को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ, Cn = 4। तो Cn = 4 में क्या होती है, एक मेटल होती है जिसके साथ 4 डिफरेंट लिगैंड अटैच्ड रहता है। तो मान लो लिगैंड को मैंने A लिखा, 4 डिफरेंट लिगैंड अटैच्ड रहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मान लो 4 लिगैंड सेम है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे AMA4 लिखा, मतलब 4 लिगैंड A ही है, 4 लिगैंड A इस तरीके का ही है, ठीक है। लेकिन अगर चारों लिगैंड अलग अलग हो तो मतलब A2 सेम है या 3 अलग है, तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी बनता है डिफरेंट। तो मान लो एम है और क्या किया मैंने 3 A रखा, एक और B कर दिया, दूसरा लिगैंड है। सिमिलरली मान लो AM A2 किया और 2 B कर दिया,
सिमिलरली क्या किया मैंने एम रखा और A2 किया, B2 ना करके BC एक और लिगेंड अलग कर दिया, BC कर दिया, मतलब BC सारे लिगेंड्स ही है, बस अलग अलग लिगेंड्स इसको समझा रहे हैं हम। लास्ट में क्या मैंने क्या एम को ABCD चारों को अलग कर दिया। तो इस तरीके का पॉसिबिलिटीज़ रहता है सिस्टम में, ठीक है। इसमें देखो सारे सिस्टम में उसका जो कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर है सारे क्या है 4 ही है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्रिएट होता है इसमें से हमें कितने स्ट्रक्चर्स मिलते हैं सिस्टम का, हमें सिस्टम का 2 स्ट्रक्चर मिलता है, 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर मिलता है। फर्स्ट जो पॉसिबल स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए मिलता है वो हमारा मिलता है टेट्राहेड्रल। दूसरा जो मिलता है वो हमारा मिलता है स्क्वायर प्लानर। डिड वी डिस्कस दैट स्क्वायर प्लानर और टेट्राहेड्रल? चलो देख लेते हैं, हमने डिस्कस किया क्या, इसको बताया था क्या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल में हमने इसको डिस्कस किए थे। ये देखो ये बन गया टेट्राहेड्रल जहाँ पे 1 2 3 4 4 लिगेंड था, वहाँ पे जो स्क्वायर प्लानर था 1 2 3 4 यहाँ पे भी 4 लिगेंड था, ठीक है। तो हम 4 लिगेंड डिस्कस करेंगे और लास्ट में 6 लिगेंड डिस्कस करेंगे, तो हम 4 पे है अभी। चलो अब करेंट जगह पे जाते हैं, तो कहा गया या आ गए हम। जब टेट्राहेड्रल डिस्कस करना है, टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होती है, एम होती है यहाँ पे, ठीक है, एम होती है यहाँ पे, देख लेते हैं यहाँ पे एम होती है और यहाँ पे 1 2 ए मान लो A4 ए में 4 ले रहा हूँ मैं, ठीक है, A4 और बिलो में एक A और अबव में एक A, इस तरीके का रहेगा। अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर हम कंसिडर अगर इसको अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये इस तरीके का बनेगा, राइट, ये भी एक A है। अब देखो आइसोमराइजेशन का मतलब क्या होता है, हमें सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला रहेगा लेकिन उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। अब तो टेट्राहेड्रल में तो टेट्राहेड्रल ही बनेगा, टेट्राहेड्रल में तो ऑक्टाहेड्रल नहीं बनेगा ना, या फिर स्क्वायर प्लानर तो नहीं बनेगा। तो हम अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को कंसीडर कर रहे हैं, मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को फिक्स रख के हम इसका जो डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होंगे वो देखेंगे। मान लो या इस ए को मैंने यहाँ पे घुसा दिया, या फिर इस ए को मैंने यहाँ पे घुसा दिया, तो क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा या फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लेगा। तो उसके बाद भी क्या इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें मिलेंगे, क्योंकि सारे तो ए ही है। जब ए ही है तो हमें किस तरीके से डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, क्योंकि सारे तो ए ही है, राइट। तो इसलिए हमें कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे। इसीलिए जो फर्स्ट केस होती है क्या बोलता है को टेट्राहेड्रल सिस्टम के लिए हमें नहीं देखने को मिलते फर्स्ट केस में कोई भी आइसोमराइजेशन, ठीक है, लिख लो, कोई भी आइसोमराइजेशन देखने को नहीं मिल रहा टेट्राहेड्रल के लिए। तो इस तरफ मैं टेट्राहेड्रल को रखूंगा, इस तरफ मैं स्क्वायर प्लानर को रखूंगा, ठीक है, स्क्वायर प्लानर, ओके। अब आ जाओ MA3B में, तुम इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा रब कर देता हूँ, MA3 और यहाँ पे B लिख देता हूँ, ठीक है। अब मान लो B को आप चेंज कर रहे हो, देखो इसमें इस स्ट्रक्चर में क्या पता है, इस स्ट्रक्चर को अगर इस साइड से देखोगे तो ये दोनों प्लेन में है, ये बिलो में है, ये अबव में है। अगर आप इन दोनों को प्लेन में देखते तो ये अबव बिलो इनमें होता, अगर इन दोनों को प्लेन में देखते तो अबव बिलो इसमें होता, मतलब हर तरफ से देखोगे तो सिस्टम सेम ही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बी मतलब यहाँ पे कुछ अलग इस तरीके का कुछ नहीं बनता, यहाँ पे बी रहना या फिर यहाँ पे बी रहना मोर एकदम 100% सेम ही है। बस हम देख रहे हैं इस तरीके से ताकि ये दोनों प्लेन में रहे, ये बी लो ये अबव है। अगर हम इस तो दोनों को प्लेन में देखते तो ये घूम जाता और इन दोनों को प्लेन में लाते तो आगे पीछे मान लो इस तरीके का है आगे पीछे, तो इन दोनों को अगर प्लेन में लाते तो बाकी दोनों घूम जाता, इन दोनों में से कोई ना कोई आगे और पीछे जाता, अबव बिलो बन जाता। इसलिए हमें ये नहीं देखना कि इसका मतलब क्या कौन आगे है कौन पीछे, इसको नहीं देखना, ठीक है। ये हर एक डायरेक्शन से अगर हम देखेंगे तो हमें सेम स्ट्रक्चर्स ही मिलेंगे। चलो अभी अगर मैं क्या करूँ इस सिस्टम में बी को यहाँ पे डाल दूँ इस एक ही जगह पे, या फिर और ए कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हर एक सिस्टम में इस पर्टिकुलर सिस्टम में हर एक जो एंगल होती है ना, हर एक एंगल ये सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। अगर सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है देन व्हाट विल हैपन, जहाँ से भी देखेंगे सेम तरीके का दिखेगा हमारा स्ट्रक्चर, राइट। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो ए होता है अगर इस बी के साथ इंटरचेंज करूँ देन क्या होगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे जाएगा। देखो ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम ही तो, एक ही तो बी है और इसको एंगल भी तो सेम है, तो हम घुमा के देखेंगे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर भी सेम है। तो इसके लिए भी हमें कोई भी आइसोमराइजेशन देखने को नहीं मिलते। सिमिलरली इसके लिए भी नहीं मिलते, सिमिलरली इसके लिए भी नहीं मिलते, ठीक है। लवाट इसके लिए हमें मिलते हैं देखने को, MABCD के लिए मिलते हैं, लेकिन हमें ये नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम, वी कैन नेग्लेक्ट। तो हमें टेट्राहेड्रल में से कुछ भी नहीं पढ़ना, क्लियर ना, ये शो करता है बस इतना याद रखना, लेकिन पढ़ना कुछ भी नहीं है, हो गया टेट्राहेड्रल खत्म। अब आ जाओ स्क्वायर प्लानर में, स्क्वायर प्लानर में क्या होती है, एम मान लो 4 ए ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे ए और ए मैंने ले लिया, सारे एक ही प्लेन में है। अब बताओ सारे जब एक ही प्लेन में है,
ए, तो इसका एक और स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। मतलब MA4 सिमिलर तरीके से क्या होता है, स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे, मतलब ये कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मैंने बोला था टेट्राहेड्रल इस तरफ और स्क्वायर प्लानर इस तरफ लिखूंगा, ठीक है। सिमिलरली आ जाओ नेक्स्ट इसमें MA3B में क्या होगा? चलो एक बी इसे रिप्लेस कर देता हूँ मैं, इसको बी से रिप्लेस कर देता हूँ। अब बताओ बी को अगर आप इस यहाँ से यहाँ पे डालो या फिर यहाँ से यहाँ पे डालो, फर्क कुछ पड़ेगा क्या? नहीं ना, क्योंकि नहीं पड़ेगा फर्क, क्योंकि देखो ये जो बी है यहाँ पे डालोगे तो भी स्ट्रक्चर सेम ही रहेंगे, उसको घुमा के देखो स्ट्रक्चर देखने को सेम ही मिलेंगे। हम कुछ डिटरमाइन नहीं कर सकते। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब क्या बोलता है? सी इज ट्रांस लाइक, मतलब एक डायरेक्शन पे रहना है या दो डायरेक्शन पे रहना है, उसको हम विचार नहीं कर सकते इस स्ट्रक्चर को देखे, तो इसके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। तो वो किस तरीके से देखना है वो मैं अगली बार आ रहा हूँ, मतलब इसके बाद आ रहा हूँ, तब वो जब देखोगे तब बोलोगे हाँ इसके लिए नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट देखना, उसके बाद आपको लगेगा हाँ ये पॉसिबल नहीं है इसके लिए, तो इसके लिए भी नहीं होगा। लेकिन जो बाकी तीनों है इसके लिए स्क्वायर प्लानर जो होती है वो दिखाई देता है। किस तरीके से? चलो एम पहले हम ले लेते हैं, ये वाला सिस्टम MA2B2, चलो MA2B2 ले लेते हैं, MA2B2, और वो क्या है? स्क्वायर प्लानर है सिस्टम, ठीक है। मतलब एक ही प्लेन में रहेगा और स्क्वायर रहेगा, हर एक लिगेंड हर दूसरे लिगेंड के बीच में एंगल कितने रहेंगे? 90 डिग्री, राइट। तो इसमें क्या होगा देखो, तो हम स्ट्रक्चर को दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट फोकस ऑन दिस। हम क्या करेंगे, ए को यहाँ पे रखेंगे, 4 लिगेंड है, दूसरे ए को भी यहाँ पे रखेंगे, तीसरे बी को यहाँ पे रखेंगे, बी को यहाँ पे रखेंगे। लेकिन एक और तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखो किस तरीके से इसको ड्रॉ करने के लिए एम रखेंगे, ए को दूसरे को अपोजिट में रखेंगे, बी को दूसरे बी को अपोजिट में रखेंगे। अगर हम इस तरीके से इसको रख दें तो ये भी हमारा स्क्वायर प्लानर बन गया। लेकिन इसके स्ट्रक्चर्स तो डिफरेंट है। अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से देखो, इस डायरेक्शन से देखो, इस डायरेक्शन से देखो, या फिर इस डायरेक्शन से देखो, डिफरेंट डायरेक्शन से देखोगे भी तो भी हमें क्या मिलेंगे? ये स्ट्रक्चर अलग अलग देखने को मिलेंगे, राइट। दैट मीन्स ये जो जब हमारा सेम ग्रुप्स, ठीक है, सेम एटम या फिर सेम लिगैंड, ठीक है, अगर सेम लिगैंड 90 डिग्री एंगल पे है, इसमें और लेयर से, बट यहाँ पे याद रखना सिंपल होगा, इसमें 90 डिग्री एंगल में है तो उसको हम सीज बोलते हैं। और अगर डिफरेंट लिगैंड और अगर सेम लिगैंड 180 डिग्री एंगल पे है तो हम उसको बोलते हैं ट्रांस। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको हम सिस ट्रांस बोल सकते हैं, सी लाइक दैट। तो यहाँ पे इसका एंगल 180 डिग्री एग्जैक्टली होता है, बट थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होगा तो भी हम उसको ट्रांस बोलेंगे। बट यहाँ पे क्या होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे भी मोर और लेस कंपेयर कर सकते हैं, बस चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। सीज क्या है, ट्रांस क्या है। तो अगर इस पार्टिकुलर सिस्टम में क्या हो रहा है, देखो इस पार्टिकुलर सिस्टम में क्या हो रहा है, देखो ए और ए, बी और बी दोनों में क्या है, एंगल क्या है, 90 डिग्री है। हमें कभी भी ए और बी के बीच में एंगल को नहीं देखना, हमें कभी भी इस एंगल को नहीं देखना, हमें इस एंगल को देखना है जो हमारा 90 डिग्री है, हमें इस एंगल को देखना है वो जो हमारा 90 डिग्री है। इसको नहीं देखना, इसको भी हमें नहीं देखना, ठीक है। ए और बी दो अलग अलग ग्रुप में, ये हमेशा के लिए ट्रू है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। इसको कभी नहीं देखने का कि ये जो अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स या लिगेंड्स होंगे उसको हमें नहीं देखना सीज और ट्रांस को डिटरमाइन करने के लिए। सिमिलरली देखो यहाँ पे दोनों सेम ग्रुप, दोनों सेम लिगेंड कहाँ पे, ऑपोजिट में 180 पे है, यहाँ पे भी 180 पे है, तो क्या बन जाएगा, ट्रांस। तो हमारा ये पहले वाला क्या बना, पहले वाला जो बना वो होगा सीज, सेकंड जो होता है वो हमारा बन गया ट्रांस। अब देखो और पॉसिबल स्ट्रक्चर है क्या, आप ट्राई करना खुद से, और पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स इसका टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, 2। क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लेंगे, चलो क्या बाकी था, ये हो गया हमारा। फिर हमें लेना है MA2BC, ओके। MA2BC में हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखो हमने क्या किया, पहले MA2B2, अब एग्जाम में तो MA2B2 से नहीं आएगा क्वेश्चन, तो इसका क्या होता है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस इस तरीके का, प्लैटिनम दिया रहेगा, एक मेटल रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे मान लो MnHT होल ट्वाइस और Cl2 है, ठीक है। तो इस पार्टिकुलर सिस्टम में कितने मेटल्स है, देखो एक मेटल है दैट इज M, सेम लिगेंड है NHT, कितने हैं, 2 लिगेंड से, मतलब उसको A ले लो, A2, और दूसरे लिगेंड है जो अलग लिगेंड है B, और उसका कितना नंबर है, 2,
तो हम क्या करेंगे, इस पार्टिकुलर सिस्टम को हमेशा हमेशा एम ए बी सी इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे, और इस तरीके से कन्वर्ट करने के बाद बहुत इजी हो जाता है ड्रॉ करना भी और चीज़ों को सिस्टम्स समझना भी। ठीक है, अगर हम इससे करना चाहेंगे तो बार बार बहुत ज़्यादा आपको लिखना भी पड़ेगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना, एम ए बी सी डी या फिर एम ए टू बी टू सी टू जो भी है उसमें लिख लेना हमेशा। प्लाटिन मेटल को हमेशा एम के लिखना, बाकी जो लिगेंड्स होंगे सेम लिगेंड्स तो ए लिख लो, डिफरेंट लिगेंड्स ए बी सी डी अलग अलग यूज़ करो। तो मैं हमेशा वही करूँगा और रियल लाइफ एग्जांपल इस तरीके का मैं दूंगा कि इस पार्टिकुलर सिस्टम के लिए। तो जो दूसरा सिस्टम है एम ए टू बी सी, उसका एग्जाम्पल्स पहले मैं दे देता हूँ आपको। इसका मान लो पी टी एन एच थ्री होल टू, एक बी आर दे दिया, एक सी एल दे दिया। ठीक है, इस तरीके का एग्जाम्पल। तो ये सिस्टम मान लो, ये सिस्टम जो है ये एक हमारा एम ए टू बी सी सिस्टम है, क्योंकि देखो यहाँ पे A2 मतलब सेम लिगेंड दो बार है और B C दो अलग अलग लिगेंड BRCL एक और है, तो इसके लिए हम इसको इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं। चलो इसका हम देख लेते हैं। चलो इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ किस तरीके से ना, एम ए लिख सकता हूँ मैं और BC लिख दिया मैंने। सिमिलरली क्या करूँगा, ए को ऑपोजिट रखूँगा, BC लिख दिया मैंने। देखो यहाँ पे मैंने इतना फास्ट किस तरीके से किया, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, याद आ गया, मतलब याद हो गया मुझे, तो आपको भी बस प्रैक्टिस ही करना है। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में देखो दो ए जो है, ठीक है, हमें क्या करना है, हमेशा क्या करना है, मैंने क्या बोला, सेम लिगेंड को देखना है, हमेशा कभी अलग अलग लिगेंड को नहीं देखना है। तो अगर आप बोलोगे बी और सी को देख के आप कंपेयर करोगे, ये सीज है बी और सी 90 डिग्री पे है और यहाँ पे बी और सी 180 पे है, मतलब ट्रांस है। बी सी को नहीं देखना है, हमें सेम लिगेंड को देखना है। अगर सेम लिगेंड को देख के हम नहीं बता सकते देन हम नहीं बता सकते, डिफरेंट लिगेंड को नहीं देखना है। ठीक है, चलो तो इस पार्टिकुलर केस में क्या होगा, ये जो एंगल है इसका क्या है, दोनों ए में 90 डिग्री है, मतलब ये एक सीज कंपाउंड है। इसमें क्या है, दोनों ए में कितने एंगल है, 180 डिग्री एंगल है, मतलब ये एक ट्रांस कंपाउंड है। देखो और पॉसिबल नहीं होगा सिस्टम्स के लिए, और पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इसका भी जियोमेट्रिकल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कितने, 2 है, एम ए टू बी सी, मतलब इस टाइप के सिस्टम्स के लिए। और एग्जाम में मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना रियल एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं, इवन यही एग्जाम्पल आ चुके हैं, सेम टू सेम एग्जाम्पल इस तरीके का या फिर इस तरीके का सेम एग्जाम्पल्स एग्जाम में आ चुके हैं। इवन जैम 2017 में जो अगला एग्जाम्पल मैं दूंगा वो आया था, 17 या 18, 17 में आई थिंक। ठीक है, 17 में सेम क्वेश्चन आया था, तो मैं वही एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो ले लो एम ए बी सी डी, ये सिस्टम है। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में चारों लिगेंड अलग है, मतलब देखो प्लाटिनम के साथ बी आर अटैच्ड है, प्लाटिनम के साथ सी एल अटैच्ड है, प्लाटिनम के साथ पिरीडीन अटैच्ड है, प्लाटिनम के साथ NH3 अटैच्ड है। देखो 4 लिगेंड पूरा अलग अलग लिगेंड है ना, तो इसलिए MABCD लिगेंड आ गया। तो इसका कितने नंबर, इसके कितने नंबर्स ऑफ हमें आइसोमर्स मिलेंगे। देखो मैंने क्या बोला, सीस ट्रांस हाफ हम तब भी डिसाइड कर सकते हैं जब लिगेंड्स अलग अलग हो। ठीक है, लिगेंड्स जो होंगे, सॉरी लिगेंड्स सेम हो, सेम लिगेंड में अगर 90 डिग्री एंगल रहा सीज होगा, सेम लिगेंड में अगर 180 डिग्री एंगल रहा ट्रांस होगा। लेकिन अगर लिगेंड सेम ना रहे तो हम क्या बोल सकते हैं, कुछ भी हो हम उसको सीज ट्रांस नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे ABCD 4 अलग अलग लिगेंड है, मतलब यहाँ पे सीज ट्रांस हम डिफाइन नहीं कर सकते। दैट डजंट मीन कि हमें जियोमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं मिलेंगे, डिफरेंट आइसोमर्स नहीं मिलेंगे, इसका मतलब ये नहीं है। मैंने बोला था मोस्ट ऑफ द केस हमें सीज ट्रांस मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे ये नहीं बोला था। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। चलो सिंपल वे में क्या करूँ, इसको मैं ABCD लिख देता हूँ, A B C और D लिख दिया मैंने। अब देखो A को फिक्स रखूंगा मैं हमेशा बाकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। तो एम क्या करना है, A यहाँ पे रखा, यहाँ पे C को अपोजिट में रखा था, अब क्या करूँगा B को अपोजिट में रख दिया, और बाकी दोनों को कहीं पे भी दे सकता हूँ मैं। D को यहाँ पे दे दो और C को यहाँ पे दे दो, हो गया। तो इस स्ट्रक्चर में क्या करूँगा मैं, A को फिक्स रखूँगा और यहाँ पे B C D को रख दिया, यहाँ पे B रख दिया, यहाँ पे C रख दिया। देखो एक बार A को हमेशा मैंने फिक्स रखा और बाकी ग्रुप को मैंने हमेशा चेंज किया। इस तरीके से मैं MABCD का नंबर ऑफ आइसोमर्स डिटरमाइन कर सकता हूँ। अगर आप और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहोगे, यू कैन नॉट ड्रॉ मोर स्ट्रक्चर्स। ओके, सो दैट्स वाई यू विल गेट ओनली 3 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इसके लिए हमें कितनी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे, इसके लिए हमें 3 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे। क्लियर ना, ओके डन, अच्छी बात है। चलो अब हम क्या करते हैं, कुछ अलग तरीके का जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने लिगेंड यूज़ किया यहाँ पे सारे क्या थे, मोनोडेंटेड लिगेंड थे। देखो मोनोडेंटेड, सारे मोनोडेंटेड लिगेंड्स थे। ब्रोमीन लो, क्लोरीन, पिरिडीन, एमीन, सारे मोनोडेंटेड लिगेंड, मतलब एक ही 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा था हर कोई। लेकिन अगर हम बाइडेंटेड लिगेंड लेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड लेके देखेंगे तो हमें क्या मिलेंगे वो देख लेते हैं। चलो तो बाइडेंटेड लिगेंड्स को समझने के लिए क्या करना है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल इस तरीके का लूंगा मैं, एम ए बी होल ट्वाइस। अब ए बी होल ट्वाइस का मतलब क्या है, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले A2
B2 इस तरीके का लिखा था विदाउट यूजिंग एनी ब्रैकेट। ओके, लेकिन AB2 इसका मतलब क्या है, या फिर सिंपली 2 को हटा दो, एक सेकेंड के लिए 2 को हटा दो, AB का मतलब क्या है। अगर AB का मतलब कुछ भी होगा तो AA का मतलब भी हो सकता है, BB का मतलब भी हो सकता है, मतलब AB सेम ही होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं, ये जो होगा BB तो सेम एक्सप्लेनेशन होगा। ये भी हो सकता है, फास्ट ब्रैकेट में रखना है, हमेशा याद रखना, इस फास्ट ब्रैकेट को उठाना नहीं है। तो AB का मतलब होता है क्या पता है, ये जो हम इसको फास्ट ब्रैकेट में रखते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम एक बाइडेंटेड लिगैंड है, बाइडेंटेड लिगैंड है, ये भी एक बाइडेंटेड लिगैंड है। अगर ABC को ब्रैकेट में रखेंगे तो वो ट्राइडेंटेड लिगैंड बन जाएंगे, ठीक है, बाइडेंटेड लिगैंड है। लेकिन AB और AA में डिफरेंस क्या है, AB और AA में डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को समझने के लिए हमें क्या करना है, हमें A मतलब वो एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड होगा, AB मतलब एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड होगा। सिमेट्रिकल का एग्जांपल क्या है, हमारे पास एक था ना एग्जांपल बहुत कम फेमस वाला, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, EN इथाइन इथिलीन डायमीन। अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल क्या होगा, वो भी मैंने दिया था लास्ट दिन आपको, सॉरी ये वाला, यहाँ पे क्या था NH2, तो ये क्या है हमारा ग्लाइसिन का एक नेगेटिव चार्ज GLY माइनस, ओके GL, ओके क्लियर करके लिखता हूँ मैं, ग्लाइसिन का और उसके साथ एक नेगेटिव चार्ज, ये हमारा हो गया अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल हम किस तरीके से डिफाइन करें, देखो उसको बहुत सिंपल है, इसके अंदर से एक प्लेन डाल दो, देखो इसके इस तरफ भी जो पार्ट है सेम पार्ट इस तरफ कॉपीड है, लेकिन इसमें डालो, देखो इस तरफ जो है बीच से अगर मिडिल से डालेंगे तो दोनों साइड में अलग अलग पार्ट है, तो इसलिए इससे ही बस हम डिसाइड करेंगे कौन सिमेट्रिकल है कौन अनसिमेट्रिकल है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बाइडेंटेड लिगैंड को हम AA BB और AB तरीके से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे MA2AB होल ट्वाइस, इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे एग्जाम में, तो अगर मैं AB के साथ साथ AA का भी दिखा दो आपको तो क्या होता है, MA का क्या होगा एग्जाम्पल, तो MAB का एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं हम, बहुत सिंपल है, मैंने अभी अभी दिया जो उसी को लिखूंगा, कहीं को मेहनत करना, M और यहाँ पे ग्लाइसिन रहेगा होल ट्वाइस, बन गया हमारा एग्जाम्पल। दूसरा क्या बनेगा, M को चलो कुछ ले लेते हैं, नहीं तो बोलोगे M क्या होती है, M होता है मान लो प्लैटिनम ले लो, ठीक है, प्लैटिनम ले लो। अब दूसरा मैं लेता हूँ, अब फिर से प्लैटिनम लेता हूँ मैं, और यहाँ पे EN ले लूँगा, EN, और इसके ऊपर चार्ज होगा ऑफकोर्स, ठीक है, चार्ज देना है। और जब आप आइसोमराइजेशन निकालोगे ना, इसका चार्ज कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है, तो चार्ज को देखना भी मत आइसोमराइजेशन निकालने के लिए। तो चार्ज मतलब ये जियोमेट्रिकल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमराइजेशन नंबर ढूंढना है, कितने मिल रहे हैं आपको, ठीक है, वो ढूंढना है आपको। तो इसमें क्या होंगे, प्लस और माइनस, प्लस माइनस प्लस 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 होगी EN प्लस 4 प्लस या 2 प्लस दे दो यहाँ पे 2 प्लस, ओके, प्लैटिनम 2 प्लस। तो ये दोनों सिस्टम मुझे मिल चुका है, क्लियर। अब MAA होल ट्वाइस और AB होल ट्वाइस के एग्जाम्पल्स तो हमें मिल चुके, तब मैंने AA होल ट्वाइस को क्यों एग्जाम्पल में नहीं लिया, मैंने आपको बोला मैं AB होल ट्वाइस का एग्जाम्पल दूंगा। चल MAA होल ट्वाइस पहले लेते हैं, क्यों नहीं दिया मैं आपको बता देता हूँ। M, ठीक है, M को अगर मैं M ना लिख के क्या करूँ, प्लैटिनम से लिखूँ तो क्या किससे लिखूंगा मैं, प्लैटिनम N इस तरीके से लिखूंगा, देखो है ना, इस तरीके से लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे CH2 है, 4 CH2 है यहाँ पे। लेकिन इस तरीके से अगर मैं हर एक पिक्चर को ड्रॉ करने लगूँ तो मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिखता है बहुत ज़्यादा, इसलिए इस टाइप के सिस्टम को मैं सिंपली ए तरीके से लिखूंगा। ए मतलब दोनों डोनर साइड सेम है, जैसे यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन सेम है, यहाँ पे दोनों डोनर साइड सेम है, ए का मतलब दोनों डोनर साइड सेम है इस तरीके से। और सिमिलरली दूसरा दो ए है ना, देखो यहाँ पे नोट करना अच्छे से, यहाँ पे एक नहीं दो है, मतलब 1 2 हो गया, दोनों कनेक्टेड। फर्स्ट ब्रैकेट में रखना मतलब ये दोनों कनेक्टेड है, ये जो रिंग से कनेक्टेड है ना, ये जो कर्व ये कनेक्टेड है CH2 से, तो उसको हमें इस तरीके से कर्व लाइन दिखाना है, ताकि यहाँ पे कितने CH2 है वो भी हमें दिखाना ना पड़े, मतलब एक शॉर्टकट है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है, डन। तो इस पार्टिकुलर सिस्टम के लिए, या फिर इसको मैं रब कर देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, इसको मैं रब कर देता हूँ इस पार्टिकुलर सिस्टम के लिए। अब बताओ कोई आइसोमर पॉसिबल है क्या? अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इस ए को यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे, मतलब इस ए यहाँ पे कनेक्ट करोगे, दूसरे को यहाँ पे कनेक्ट करोगे, थोड़ा घुमा दो, देखो सेम ही स्ट्रक्चर है ना, सेम ही तो स्ट्रक्चर है, नथिंग एल्स। 90 डिग्री रोटेट करोगे प्लेन में, सेम ही स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो इसका कोई आइसोमराइजेशन, कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, देयर इज नो स्ट्रक्चर, देयर इज नो आइसोमराइजेशन, दिस डजंट शो एनी आइसोमराइजेशन, ओके। लेकिन जो MAB2 है वो शो करता है, किस तरीके से करता है चलो देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा, प्लैटिनम GLY, ठीक है, ये होगा हमारा एग्जाम्पल। तो उसको
ए बी होल ट्वाइस, जी एल वाई होल टू एम ए बी होल ट्वाइस, इसको लेंगे हम। तो उसको डिफाइन करने के लिए क्या, एम ए बी और ए बी, इस तरीके से लिख दिया मैंने, और ए बी को कनेक्ट किया, ए बी को कनेक्ट किया। एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, एम ए, ओके, ए बी, तो यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे भी कनेक्टेड है, या ये भी पॉसिबल स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब नोट करो अच्छे से, अब यहाँ पे अच्छे से नोट करो, जो ए बी है यहाँ पे ए ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे ए ग्रुप और दूसरा ए ग्रुप, दोनों तो सेम है, दोनों तो ग्लाइसिन ही है, राइट। तो ए ग्रुप दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, एक के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो, बाकियों के लिए मैं ड्रॉ नहीं करूँगा। यहाँ पे NH2 होगा, ओके सॉरी, O माइनस। सिमिलरली यहाँ पे ओके सॉरी, गलत स्ट्रक्चर लिख लिया मैंने, मैच होना चाहिए ऊपर के साथ। तो A मतलब यहाँ पे NH2 O माइनस डबल बॉन्ड O, और दूसरे यहाँ पे मैं लिखूँगा B, यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी O माइनस होगा, NH2, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो ये हो गया हमारा पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, A मतलब NH2, यहाँ पे भी यहाँ पे O माइनस NH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी क्या होगा, O माइनस डबल बॉन्ड O। देखो अभी अच्छे से नोट करना है, यहाँ पे पहले मैं इससे समझाता हूँ। देखो यहाँ पे N डोनेट कर रहा है, यहाँ पे N डोनेट कर रहा है, तो दोनों सेम ग्रुप डोनेट कर रहा है ना। तो अगर जब दोनों सेम ग्रुप डोनेट करेगा, मैंने क्या बोला था, सेम ग्रुप के बीच में एंगल दिखना है। कितने एंगल है यहाँ पे एंगल कितने हैं, यहाँ पे एंगल कितने हैं, यहाँ पे एंगल है हमारा 90 डिग्री। तो ये क्या बन गया हमारा सीज स्ट्रक्चर। सेम अगर इसको भी देखोगे, सेम ग्रुप 90 डिग्री, तो सीज ही बना। यहाँ पे देखो NH2 और दूसरा NH2 एंगल कितने हैं 180 डिग्री, यहाँ पे भी O माइनस देखो 180 डिग्री, दैट मीन्स ये ट्रांस है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये अगर बाइडेंटेड लिगैंड भी होगा, हम उससे भी सीज ट्रांस डिफाइन कर सकते हैं, सीज ट्रांस निकल सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके का सिस्टम, जो यहाँ पे सीज है ये AABB, देखो इस तरीके से सॉरी, ये एंगल देखना है या फिर आपको ये एंगल देखना है 90 डिग्री होगा, यहाँ पे AA देखो या फिर BB देखो, क्योंकि नंबर इक्वल है तो हम देख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल देंगे इसको ट्रांस। क्लियर हुआ, यहाँ पे सीज ट्रांस सेम है, डन। चलो अभी ये लास्ट एग्जाम्पल मैं लूँगा, मतलब नॉर्मल एग्जाम्पल होगा एक AM AB, और मान लो यहाँ पे मैं स्मॉल AB ले रहा हूँ। अब ये मत कन्फ्यूज हो जाना, कैपिटल AB और स्मॉल AB में कोई डिफरेंस है, नो डिफरेंस इस तरीके का है, स्मॉल AB अलग होगा, ठीक है, और कैपिटल AB अलग होगा। यहाँ पे स्मॉल AB का मतलब ये होता है वो पूरी तरीके से अलग है, लेकिन बुक्स में स्मॉल AB रहेगा। दैट मीन्स ये मत सोचना कि कैपिटल AB का छोटा भाई होगा स्मॉल AB, नो नो नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। स्मॉल AB का मतलब वो अलग ग्रुप है। दैट मीन्स एम, हम उसको इस तरीके से, AB को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एम AB, और AB को CD लिख दो, अलग अलग ग्रुप है। तो ये दोनों नोट करना, ये दोनों C और D और या फिर A और B, स्मॉल AB मोनोडेंटेड लिगैंड है, बट ये देखो AB ग्लाइसिन की तरह बाइडेंटेड लिगैंड है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड। तो इसका नंबर ऑफ पिक्चर्स क्या होंगे, देखो यहाँ पे दोनों सेम चीज़ें है नहीं, यहाँ पे ABCD चारों अलग अलग एटॉमिक ग्रुप है, मतलब यहाँ पे सीज ट्रांस हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम पिक्चर तो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, चलो देख लेते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, M लिखता हूँ, AB कनेक्टेड है, अब मैं नहीं लिखूंगा वो स्ट्रक्चर, ठीक है, और यहाँ पे AB दे दो, ठीक है, या फिर मान लो मैं CD से लिखूँ तो यहाँ पे CD दे दो। और एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, किस तरीके का, AB को फिक्स रखता हूँ मैं, AB को यहाँ पे फिक्स रखता हूँ, D को यहाँ पे देता हूँ, C को यहाँ पे देता हूँ, बस हमें स्ट्रक्चर मिल चुके हैं। तो हमें यही दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेंगे फॉर दिस केस। तो हमने सारे टेट्राहेड्रल मतलब 4 कोऑर्डिनेशन वाला जो सिस्टम है उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास कितने हैं, क्या है, हमारे पास बस 6 कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम है, 6 कोऑर्डिनेशन वाला, ठीक है, 6 कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम है, 6 कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम है, जिसका हम जियोमेट्रिकल आइसोमर्स ढूंढना है। तो पहले नोट करो, एक 6 कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम किस तरीके का होता है, एक लिगैंड, 2 लिगैंड, 3 लिगैंड, 4 लिगैंड। तो ये सारे लिगैंड एक प्लेन में रहता है, ऊपर एक लिगैंड रहता है, नीचे एक लिगैंड रहता है। अगर ऊपर का लिगैंड को मैं क्या करूँ, नंबर 1 दूँ, इसको 2 दूँ, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 दूँ। अब बताओ कितने लिगैंड्स होंगे। मैंने क्या बोला था, सीज मतलब क्या एंगल होती है, दोनों सेम लिगैंड के बीच में
90 डिग्री एंगल होती है। ट्रांस मतलब क्या होती है, दोनों सेम लिगैंड के बीच सेम वाट को फोकस करना, सेम वाट लिगैंड 180 डिग्री। अब बताओ यहाँ पे कितने लिगैंड से, मतलब कितने सीज स्ट्रक्चर पॉसिबल है, कितने 90 डिग्री एंगल से इस सिस्टम में, कितने 90 डिग्री एंगल है बताओ। देखो सिंपल है, 1 और 2 के बीच में 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि ये एक प्लेन है और प्लेन के यहाँ पे इस तरीके का सिस्टम है, ठीक है। तो ये ऊपर का लिगैंड है, ये नीचे का लिगैंड है। तो ऊपर और नीचे का जो लिगैंड होंगे, इससे ये लिगैंड, इस ये प्लेन में 4 लिगैंड प्रेजेंट है, तो इससे इसका एंगल, इससे इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल, सारे कितने होंगे 90 डिग्री। इससे भी सारे 90 डिग्री होंगे, राइट। तो इस तरीके से इवन ये चारों सेम प्लेन में है और एज ए स्क्वायर प्लानर वे में है, तो उसमें भी हर एक इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका, ये भी 90 डिग्री होंगे। दैट मीन्स मैं पोजीशन लिख रहा हूँ आपको, पोजीशन बता रहा हूँ आपको, 1 2 1 3 1 4 1 5, देन 6 4 देन 6 3 देन 6 5 देन 6 2, और पॉसिबल क्या है 5 2 देन 2 3 देन 3 4 देन 4 5 हो गया। देखो टोटल 12 90 डिग्री एंगल प्रेजेंट है इस पार्टिकुलर सिस्टम में। एक ऑक्टेड्रल सिस्टम जहाँ पे सारे लिगैंड सेम है, एल सारे लिगैंड सेम है, मोनोडेंटेड लिगैंड है सारे, तो मोनोडेंटेड छोड़ो, सारे लिगैंड सेम है। उसमें क्या होती है, सेम 12 सीज, मतलब 90 डिग्री एंगल पॉसिबल होती है, मतलब 12 सीज कन्फिगरेशन हम बोल सकते हैं ऐसे। अब ट्रांस कितने होंगे वो देख लेते हैं, चलो ट्रांस पॉसिबिलिटी कितने, देखो ट्रांस मतलब 180 डिग्री है। ये अगर सिस्टम होगा तो 180 मतलब क्या, ये एक हो गया, ये एक हो गया, दूसरा ये एक एंगल इसका कॉर्नर पे, अपोजिट कॉर्नर पे, तीसरा ये और इसके ये, दैट मीन्स ये दोनों ट्रांस है, ये दोनों ट्रांस है और लास्टली ये दोनों ट्रांस है। तो 3 ट्रांस मिलेंगे। क्या क्या पोजीशन क्या होंगे उसके, 1 6 ट्रांस है, 1 6 ट्रांस है, दूसरा 2 4 ट्रांस है और दूसरा 3 5 ट्रांस है। तो हमें टोटल पॉसिबिलिटी सीज और ट्रांस का मिल चुके हैं। अब इसको कोरिलेट करना बहुत आसान होगा हमारे लिए, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं हम। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था, एम A4 AC K6 इस तरीके का बहुत पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है। जैसे कि एम A4 A6 हो सकता है, एम A5B हो सकता है, इस तरीके का बहुत हो सकता है, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या होता है, एम AA होल ट्वाइस हो सकता है, इस तरीके का होल 3 हो सकता है, इस तरीके का बहुत हो सकता है। तो ये बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ आ जाती है, लेकिन हर पॉसिबिलिटी के लिए हमें क्या उसका कोरिस्पोंडिंग आइसोमर्स, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे। देखो हम जियोमेट्रिकल आइसोमर डिटरमाइन कर रहे हैं, बस जियोमेट्रिकल, ठीक है। तो फोकस रखना इस बात पे। तो या हर एक सिस्टम के लिए, जैसे कि टेट्राहेड्रल के लिए हमने इग्नोर कर दिए थे क्योंकि हमें एक्स्ट्रा उसका आइसोमर नहीं मिल रहा था। सिमिलर केस में यहाँ पे भी सारे स्ट्रक्चर्स के लिए आइसोमर्स नहीं मिलेंगे। तो किसके लिए मिलेंगे, किसके लिए नहीं मिलेंगे, वो एक बार में डिसाइड कर लेते हैं। और मैं सारे दुनिया के एग्जाम्पल्स तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं ट्राई करूंगा, मैक्सिमम एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा और आपको बता दूंगा कि इस तरीके से समझो, कंसेप्ट को इस तरीके से समझो, बाद में अप्लाई करो, खुद ड्रॉ करके देखो पॉसिबल हो रहा है कि नहीं वो स्ट्रक्चर्स। बाकी प्रैक्टिस के ऊपर ही है आपका। तो जो एम A6 सारे लिगैंड सेम है, मतलब इसको किस तरीके से मैं ड्रॉ करूंगा, एम A6 सारे लिगैंड सेम है, मतलब इसका देखो एक और, अगर आप इस ए को इसके साथ इंटरचेंज करोगे, आप कभी भी क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओगे, दूसरा नया स्ट्रक्चर नहीं, सेम स्ट्रक्चर, क्योंकि सारे तो ए ही है तो सेम स्ट्रक्चर ही मिलेंगे। तो इसका कोई भी आइसोमराइजेशन नहीं होता, नो आइसोमराइजेशन फॉर दिस। सिमिलरली मान लो एक और स्ट्रक्चर एम A5B ले लो, ए यहाँ पे B। अब B को क्या करना है, यहाँ पे रिप्लेस करो। देखो मैंने इस चारों को सेम प्लेन में रखा, ये एबव बिलो रखा। अगर मैं क्या करता, ये इसको मैं एक प्लेन में रखता, तो ये एबव होता, ये बिलो होता, राइट। तो हम किस तरीके से पिक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इस B को आप यहाँ पे रखते तो A यहाँ पे जाता, बात तो एक ही होती ना, ओवरऑल बात तो एक ही होती, कोई डिफरेंशिएट थोड़ी होती, क्योंकि इसका अलग सा सीज ट्रांस या फिर कुछ और प्रॉपर्टीज वाला सिस्टम नहीं मिलता। एक ही तो B है, तो B जहाँ पे भी रहे देखने को तो सेम ही रहेगा ना, वो देखने को तो सेम ही मिलेंगे ना वो, क्योंकि पूरा सिस्टम इस तरीके का ही है। बाकी सारे लिगेंड सेम है, B यहाँ पे रहेगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो एक ही B मिलेंगे और वो स्ट्रक्चर देखने में भी सेम लगेगा। सिमिलर तरीके से अगर मैं इसको लूँ, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं दूंगा, बस कुछ कुछ दूंगा। एम A होल थ्राइस, ए मतलब क्या, बाइडेंटेड लिगैंड, तो 3 बाइडेंटेड लिगैंड टोटल 6 डोनेशन करेगा, मतलब एक ऑक्टेहेड्रल फॉर्म करेगा, मतलब इस तरीके का। ए, लेकिन बाइडेंटेड लिगैंड तो मुझे कनेक्ट करना है, कनेक्ट कर दो चुपचाप इस तरीके से,
कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो देखो इसका भी आप कुछ नहीं कर सकते, इसका पोजीशन चेंज करके देखो सेम ही तो, सारे ए ही तो है, सारे ए मतलब डोनर साइड होते हैं। मान लो डोनर साइड नाइट्रोजन है, EN है, इथिलीन डायमीन है, तो नाइट्रोजन ही तो डोनेट कर रहा है, मतलब पोजीशन चेंज करने के बाद भी हमें एक्स्ट्रा नया स्ट्रक्चर तो नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए भी कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके का बहुत एग्जांपल्स है इसके लिए स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये तीनों अगर समझ जाओगे तो आप बाकी भी अप्लाई कर पाओगे, या फिर तीनों में से ही हमें एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। चलो बाकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके लूँगा AmA4B2, ठीक है। अब नोट करो यहाँ पे, जब हम सीज और ट्रांस डिसाइड करते हैं ना, सीज और ट्रांस डिसाइड करते हैं ना, तो मैंने बोला था सीज में क्या होता है, 90 डिग्री एंगल देखते हैं सेम लिगैंड के बीच में, और ट्रांस में 180 डिग्री एंगल देखते हैं सेम लिगैंड के बीच में। ये 100% सही है, लेकिन इसमें एक और लेयर ऐड करना है अभी हमें, क्योंकि यहाँ पे एक और लेयर ऐड नहीं करेंगे तो ऑक्टेडल सिस्टम के लिए हम इसको समझा नहीं सकते। लेयर ये होगा एक सिस्टम में जो लेस नंबर ऑफ सेम लिगैंड होंगे, उसको देख के हमें डिसाइड करना है वो सीज है सिस्टम या फिर ट्रांस है। क्योंकि जो मोर नंबर ऑफ लिगैंड्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो 4A सिस्टम है, 4A है A लिगैंड और 2B लिगैंड है, तो A को देख के करोगे या B को देख के करोगे, दैट में द क्वेश्चन में अराइज। सो आपको क्या करना है, हमेशा जो इसका नंबर कम है उसको देख के क्या करना है, सीज या फिर ट्रांस वो डिसाइड करना है। चलो कर लेते हैं फिर। एम को रखूंगा मैं यहाँ पे, 4A को सेम प्लेन में रखूंगा, देखो सिंपल है बस, और 2B को, एक B को ऊपर डाल दूंगा, दूसरे B को नीचे डाल दूंगा। तो B को देखना है, A को नहीं देखना है, क्योंकि B का नंबर कम है और सेम लिगेंड भी होना चाहिए दोनों। तो B में क्या एंगल है, यहाँ पे B में एंगल क्या है, यहाँ पे एंगल क्या है 180 डिग्री, दैट मीन्स ये ट्रांस सिस्टम है। अब सीज क्या पॉसिबल नहीं है, ऑफकोर्स पॉसिबल है, अगर मैं सिस्टम उस तरीके से ड्रॉ करूँ तो। एम ले लिया मैंने, अगर मैं एक B को यहाँ पे डालूँ, दूसरे B को यहाँ पे डालूँ 90 डिग्री एंगल पे, और यहाँ पे A को रखूँ इस तरीके से, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे एंगल कितने हैं, 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री, तो ये क्या बन गया हमारा सीज। अब पॉसिबल और कुछ है नहीं, अब और कुछ पॉसिबल है नहीं, तो इसके लिए हमें क्या, कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर मिलेंगे, 2 ही जियोमेट्रिकल आइसोमर मिलेंगे। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और इस सिस्टम का मतलब रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या होंगे वो मैं बताया था कि आपको दूंगा। मान लो CONH3 4Cl2 ओवरऑल चार्ज होता है प्लस। मैंने क्या बोला था आपको, इस सिस्टम को इस तरीके से लिख लेना है, मतलब एक CO मतलब एम, NH3 मतलब मोनोडेंटेड लिगैंड, मतलब बस A लिखो, 4 है 4, Cl एक और लिगैंड अलग लिगैंड मतलब B लिख दिया, और ये भी मोनोडेंटेड लिगैंड है 2 है 2 लिख दिया। इस तरीके से लिख लो, इससे कैलकुलेट करना कि कितने नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल। तो अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं लाइक दिस, MA3B3। ये बहुत इंटरेस्टिंग और एक्सेप्शनल केस है, तो इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। CONH3 जो रियल लाइफ एग्जाम्पल होता है वो मैंने दिखा दिया आपको। अब इसका टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स देखना है। देखो यहाँ पे क्या है, A और B का नंबर सेम है, A और B का नंबर एज सेम है, तो हम इसमें सीज ट्रांस डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए MA3B3 मतलब इस तरीके का सिस्टम के लिए मुझे क्या करना है, मुझे पहले एक चीज़ समझनी है। एक मैं पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ आपको, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक मेटल है, सॉरी लेट मी ड्रॉ दिस इन ए क्लीन वे, ओके, क्लीन करके ड्रॉ करना है इसको मुझे। मान लो बीच में मेटल है और यहाँ पे इस तरीके से लिगैंड कनेक्टेड है, और ऊपर एक लिगैंड है, नीचे एक लिगैंड है, और यहाँ पे हर जगह एक एक लिगैंड है छोटा, ठीक है, लिगैंड प्रेजेंट है। अब सिस्टम में इस तरीके से लिगैंड प्रेजेंट रहता है। अब सिस्टम को मुझे क्या करना है, ऐड कर देना है, इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ ये कनेक्टेड है। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे सिस्टम को ऐड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखो ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसके साथ ये भी कर रहा हूँ, इसके साथ ये भी कर रहा हूँ, सिमिलरली इसके साथ ये भी करूँगा, इसके साथ ये भी करूँगा। अब इस पार्टिकुलर सिस्टम में क्या हो रहा है अच्छे से नोट करना, ये जो मेटल आइटम है ना, इसको मैं पूरा इस तरीके का कर दूँ, इसके साथ जो ये प्लेन है, ये प्लेन दिख रहा है ना आपको, ये जो प्लेन है, ठीक है, देखो ये प्लेन है, वो एक प्लानर सिस्टम है। मतलब ये जो एबव वाला लिगैंड है ना, और जो इस प्लेन में जो लिगैंड है, मतलब इस प्लेन में ये जो लिगैंड है और एबव वाला लिगैंड, वो एक प्लेन क्रिएट कर रहा है, ये प्लेन, ठीक है। तो इस प्लेन को याद रख लेना अच्छे से। अब देखो इस पार्टिकुलर सिस्टम को मैं 2 तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि A और B का नंबर सेम है, तो हम किसी भी तरीके से मतलब किसी कम जो होता है नंबर, उससे हम सीज और ट्रांस डिसाइड करते हैं। तो दोनों का नंबर सेम है, तो हम यहाँ से सीज और ट्रांस डिसाइड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे एम सिस्टम को इस तरीके से लिखेंगे, एम A A A B
बी बी। देखो इसमें क्या किया मैंने, ये जो प्लेन मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, ये प्लेन, ये देखो ये प्लेन क्रिएट कर रहा है, मतलब ऊपर वाला और ये वाला सेम प्लेन क्रिएट कर रहा है। तो ये प्लेन क्या है एक्चुअली में, ये जो होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टाहेड्रॉन, तो ऑक्टाहेड्रॉन का एक फेस, ये एक फेस है ना, एक फेस है ना, अगर इसको ये पूरी तरीके से सॉलिड होता, अंदर से पूरा कॉम्पैक्ट होता, सॉलिड होता, तो ये एक फेस होता ना, जैसे कि हमें आपने अगर फुलरिन देखा होगा, तो अगर फुलरिन को अंदर से पूरा सॉलिड बना दूं मैं, तो एक हर एक जो 6 मेंबर रिंग्स होंगे बाहर, वो एक फेस होगा ना, 6 मेंबर फेस। तो ये क्या है, एक फेस है ऑक्टाहेड्रॉन का। तो ये ऑक्टाहेड्रॉन का फेस बनाता है, इसलिए इस पार्टिकुलर कंपाउंड को हम बोलते हैं फेशियल। और इसका एक और भाई है, छोटा भाई, जिसको हम बोलते हैं मेरिडोनियल। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से वो काम करता है, ठीक है, वो किस तरीके से काम करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यहाँ पे ए को बिठा दिया, यहाँ पे ए को बिठा दिया, यहाँ पे ए को बिठाऊंगा और बी को इस तरीके से लिखूंगा। तो इसमें क्या होता है, ये बड़ा भाई जो है ना, इसका जो छोटा भाई है ना, वो क्या करता है, सिस्टम को इस तरीके से प्रेजेंट रहता है कि सिस्टम को 2 पार्ट में वो डिवाइड कर पाए। मतलब मान लो ये जो है ना, ये है, ये अब पे ऊपर है, मतलब इसका ये मान लो ये वाला ये ऊपर है, एक यहाँ पे है ऊपर, यहाँ पे, और तीसरा यहाँ पे दोनों कॉर्नर पे। देखो अगर इस तरीके से मैं सिस्टम को कटूँ, ये ए बी सी डी ऊपर नीचे इस तरीके का है, एक ए यहाँ पे है, दूसरा ए यहाँ पे है, तीसरा है यहाँ पे है। देखो इस तरीके से मैं एक प्लेन डाल सकता हूँ, और यहाँ पे भी क्या आएगा, एक सेम बी आएगा, यहाँ पे भी आएगा सेम बी आएगा। आपको अगर मैं दिखाऊँ तो ये अब है, ये प्लेन है, इस प्लेन को ऊपर लेके जाओ, मतलब परपेंडिकुलरली इस प्लेन में परपेंडिकुलरली डालूँ तो ये पीछे आ जाएगा, ये सामने आ जाएगा, मतलब एक प्लेन क्रिएट कर रहा है, और वो प्लेन आगे और पीछे, सामने और पीछे क्या कर रहा है, सेम लिगैंड को डाल रहा है, मतलब यहाँ पे बी को डाल रहा है, यहाँ पे किसको रख रहा है, बी को, ठीक है। ये जो प्लेन क्रिएट होगा, और एज आगे और पीछे सेम है, उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिग्मा प्लेन, जो सिस्टम को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। एक मिरर प्लेन है, इसको मिरर प्लेन भी बोलते हैं, क्योंकि एक मिरर की तरह काम कर रहा है। देखो सामने भी है, पीछे भी है, और बाकी सारे इस प्लेन के ऊपर ही है, बाकी सारे जो लिगेंड्स हैं, बाकी सारे लिगेंड ये वाला ये सारे प्लेन के ऊपर ही है, और ये सामने पीछे सेम ही है, मतलब इसका मिरर इमेज उसमें जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, बी मिरर रखते, बी का मिरर यहाँ पे जाता, मतलब सेम ही मिरर इमेज हमें मिल रहा है। दैट्स वाई इसको सिग्मा प्लेन बोलते हैं, या फिर इसको मिरर प्लेन बोला जाता है, ठीक है। तो जब मिरर प्लेन रहता है, इसको हम इसलिए क्या बोलते हैं, मेरिडोनियल, इसको मेरिडोनियल बोला जाता है, इसको बोलते हैं मेरिडोनियल। तो ये दोनों 2 जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है। MA3B3 के लिए एक स्पेशल केस है, याद रख लेना, ठीक है। डन, अच्छी बात है। चलो अब लास्ट और 1-2 एग्जाम्पल और लेंगे, फिर खत्म हो जाएगा टॉपिक। तो ये AA होल ट्वाइस B2, चलो B2 में कैपिटल ले लेता हूँ, B2। तो रियल एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, रियल एग्जाम्पल ये होगा ना, COEN होल ट्वाइस Cl2 ले लो, ठीक है। ओवरऑल चार्ज दे दो प्लस ये हमारा चार्ज को कुछ नहीं करना आइसोमराइजेशन में, मैंने बता दिया था आपको। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो किस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ, देखो एक ट्रांस सीज ड्रॉ करूँगा, एम ए रखूँगा, 2 ए है, मतलब इस तरीके से, इसको इस तरीके से रख दिया मैंने। ये सारे क्या है, एक ही प्लेन में है, और यहाँ पे बी को रखा, यहाँ पे एक बी को रखा, क्या बन गया, किसका नंबर कम है, यहाँ पे किसका नंबर कम है, बी का नंबर कम है, और जिसका नंबर कम है उसका एंगल देखना पड़ता, वो एंगल कितना है, 180 डिग्री है। दैट मीन्स ये क्या है, एक ट्रांस है। सिमिलरली अगर मैं इसको सीज में रखता तो फिर क्या होता, एम को यहाँ पे रखा, यहाँ पे अगर ए को यहाँ पे, और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मान लो बी को सीज में रख रहा हूँ, ये दोनों बी को, ठीक है, और ए को इस तरीके से रख रहा हूँ। तो इस तरीके का अगर मैं सिस्टम बना दूँ, ठीक है, इस तरीके का सिस्टम बना दूँ, तो फिर देखो दोनों बी के बीच में क्या एंगल है, अभी क्या एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। दैट मीन्स ये क्या है, एक सीज सिस्टम है। तो सीज और ट्रांस, इसका भी सीज और ट्रांस ही पॉसिबल होता है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में। मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होते हैं, इसका 2। देखो अभी तक हम टोटल आइसोमर कैलकुलेट नहीं कर रहे, टोटल आइसोमर अलग होता है, बस जियोमेट्रिकल कैलकुलेट कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम टोटल आइसोमर कैलकुलेट करेंगे, वो बहुत मतलब थोड़ा सा डीप नॉलेज चाहिए उसके लिए, थोड़ा सा 3 डायमेंशनल चीज़ें सीखनी है आपको, ठीक है। जो भी है मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा उसको अच्छे से। अब लास्ट और फाइनल एग्जांपल ले लेते, चलो लास्ट एग्जांपल मैं इस तरीके से लूँगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो एम AA B2 C2, ये एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे A का तो कुछ नहीं करना, इसका दोनों एट सेम है, B2 C2 मतलब B का C का दोनों का अलग अलग ऐसा लग रहा है ना, तो A तो कनेक्टेड हमेशा रहेगा। मतलब मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ चीज़ें, एम
ठीक है, ए हमेशा कनेक्टेड है इस तरीके से, एक उनको कुछ नहीं करना। तो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, सी ट्रांस तो इस तरीके से डिसाइड होगा नहीं, बट मैं सोच सकता हूँ चीज़ें उस तरीके से। किस तरीके से, मैं क्या करूँगा, बी को ऑपोजिट में रखूँगा और सी को इसमें रखूँगा। तो क्या बन रहा है सिस्टम में, बस डिफरेंशिएट करने के लिए इस सिस्टम को इस तरीके से लिखूँगा, सीज में सीज रह रहा है और ट्रांस में कौन रह रहा है, बी रह रहा है। ठीक है, ए बी, ए को छोड़ दो, ए को छोड़ दो। अगर मैं इसको ऑपोजिट कर दूँ, देखो हम बस स्ट्रक्चर ढूंढना है डिफरेंट, और ये प्रैक्टिस से आएगा। आप बोलोगे मुझे कैसे पता है, बस प्रैक्टिस से और कुछ नहीं, बस आपको भी प्रैक्टिस करना, फिर एग्जाम में आप कर पाओगे। प्रैक्टिस तो हर चीज़ करनी पड़ती है। यहाँ पे सी को ऑपोजिट में रखूँगा, बी को यहाँ पे रख दूंगा, तो यहाँ पे बन गया हमारा ट्रांस सी और सीज बी, है ना। तो ये एक और मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। क्या करना है, एम को फिर से यहाँ पे रखूँगा, ए को फिक्स रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे करूँगा कि ऊपर और नीचे, राइट। अब क्या करूँगा, मैं सी को यहाँ पे रखूँगा, पी को यहाँ पे रखूँगा। इसमें क्या हो रहा है, देखो सी के एंगल 90 डिग्री है, बी के एंगल 90 डिग्री है, राइट। दैट मीन्स दोनों सिस्टम में सीज बी है और दोनों सिस्टम में सीज सी है। मतलब क्या करना है, सीज सी ट्रांस बी, ट्रांस सी सीज बी, सीज बी सीज सी। अब एक और पॉसिबिलिटी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ट्रांस बी ट्रांस सी करना है। ट्राई करके देखो, पिक्चर ड्रॉ कर नहीं पाओगे आप, ठीक है, करके देखना, ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो इस सिस्टम के लिए हम कितने मिल रहे हैं, हमें मिल रहा है टोटल 3। तो वीडियो ऑलरेडी 1 आवर 1 घंटा 10 मिनट तक ऐसे हो गया। तो अभी मैं इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इतना एनर्जी नहीं है, बहुत 2 वीडियो बनाना पड़ा मुझे आज, जो भी है। तो अगले वीडियो में मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म को कैलकुलेट किया जाता है जिसमें, वो मैं डीप में डिस्कस करूंगा। तो वो एग्जाम में वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारे जियोमेट्रिकल कंसेप्ट वहाँ पे अप्लाइड होगा, तो इसको अच्छे से समझ लो, फिर वहाँ पे अप्लाई करना है अगले वीडियो में, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।